डियर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी वांक्शन होंगे हिस्टोरिकल एफएफ है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है। एज़ यू नो कि अभी मेरे पे से स्टोरी का जितनी भी चीज़ें थी वो शॉर्ट स्टोरी की वो ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है। एंड अभी तो कमेंट्स आ रही है, तो धीरे धीरे करके आप कमेंट करते रहिएगा। एंड जहाँ पर मुझे स्टोरी अच्छी लगती है तो वहाँ पर मैं बता दूँगी। कोई सी स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो मैं उसे अपलोड ज़रूर करूँगी। एंड इधर मेरे पास एक और स्टोरी पड़ी हुई थी। बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था इस हिस्टोरिकल एफएफ को ज़रूर लेके आऊँगी। एंड दे यार, हमारे पास जब कुछ नहीं बचा है तो हम इस हिस्टोरिकल एफएफ को ही अपलोड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। स्टोरी का डिस्क्रिप्शन हमारा ये है कि एक ओल्ड एम्पायर है, एम्परर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूल है, कभी नहीं हंसता, हार्टलेस है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला, स्ट्रिक्ट है। एंड उसके साथ क्या होगा, उसका लाइफ में क्या होगा जब उससे एक ऐसा पर्सन टकराएगा जो कि बिल्कुल ही उसके करेक्टर के अपोजिट है। नॉटी, स्वीट एंड बहुत सी मिस्ट्री है उसके स्माइल के अंदर। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी होने वाली है। आई होप जैसे मैंने स्टोरी बनाई है आपको पसंद आएगी। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको ये वाला स्टोरी कैसे लगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको हिस्टोरिकल एफए पसंद है या नहीं पसंद है। तो गिव इट वोट। हमारे जो है ना स्टोरी का ये वाली, उसके कमेंट सेक्शन में वोट दीजिएगा। आपको एंशिएंट स्टोरी कैसे लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। चलो फिर हम वांगशन एफएफ को स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलो चलते हैं हम वांगशन जर्नी के साथ। इधर हमारा स्टोरी का फर्स्ट सीन, मतलब स्टोरी का शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है वैंग एम्पायर का। इधर यहाँ पर कोई कल्टिवेशन वर्ड नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल से वैंग एम्पायर है जो कि हमारे बहुत सदियों से खड़ा है, काफ़ी ज़्यादा प्राइड के साथ खड़ा हुआ है। वैंग एम्पायर अपने योद्धाओं के लिए जाना जाता था और वहाँ पर जो लोग रहते थे वो अपने जो थे ना राजा लोग थे उनसे पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड किया करता था। वैसे तो वांग एम्पायर बहुत सेंचुरी से ऐसे खड़ा पड़ा है एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा टॉप पे पहुंच चुका है। बट वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, कुछ सीक्रेट्स थे जो कि वहाँ पर हिडन थे, जो कि कोई भी नहीं खोल पाया था। सेंचुरी बाय सेंचुरी वैंग एम्पायर को कोई ना कोई लूटना चाहता था एंड बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया एंड बहुत सारे लोगों ने चाहा भी था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि वैंग एम्पायर के जितने भी लोग थे ना, जितने भी शूरवीर योद्धा थे ना, वो ऐसे ही मतलब एक आशीर्वाद के साथ जन्म लेते थे जहाँ पर कोई भी उनके सामने जीत नहीं पाता था। बट अनफॉर्चुनेटली कब तक ये प्राइड ऊपर रहेगा? अनफॉर्चुनेटली कुछ सेंचुरीज़ के बाद कुछ लोगों ने झुंड बना के, मतलब कुछ अंपायर ने झुंड बना के वांग अंपायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया। एंड उस दिन ने वांग अंपायर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खो दी थी। ऐसा नहीं था वो हार गए थे, वो जीत चुके थे, लेकिन काफ़ी चीज़ें उन्होंने खो चुकी थी। उनका क्राइड एंड सॉरी उनके प्राइड और उनके किंग उनको खो चुका था, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और उस दिन से इस कहानी का शुरुआत हुआ जिसमें क्रूअल्टी, जिसमें एक पर्सन का ट्रॉमा सब कुछ जुड़ा हुआ था। एंड यहाँ पर इस स्टोरी का यहीं से स्टार्टिंग होता है। स्टोरी का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है वैंग एम्पायर के थ्रोन के रूम पे, जहाँ पर हमारे रिसेंट के जो राजा थे वहाँ पर राज्य कर रहे थे। मतलब एक पर्सन को हमें दिखाया जाता है जिसने वहाँ पर ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, रोब टाइप का, एंशियंट चाइनीज़ टाइप के जो रोब्स होते हैं वो पहना हुआ था एंड वो बैठे हुए थे। उनके फेस में कोई इमोशन नहीं थे। उस पर्सन वो ज़्यादा ओल्ड भी नहीं लग रहा था, ज़्यादा यंग भी नहीं लग रहा था, करीबन 25 या 26 ईयर ओल्ड उनका एज होगा। साइड में पूरा दरबार एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, उसके सामने किसी का भी फेस ऊपर नहीं था, बट एक पर्सन का जो कि एकदम बुजुर्ग था वो बस अपना सर ऊपर करके खड़ा था वहाँ पर। एंड हमारे सामने कुछ दो पर्सन एकदम ब्लड में सने हुए, उनके गले में चेन, उनके हाथों में चेन, सब कुछ चेन। एंड यहाँ पर उनको वाइप किया जा रहा था किसी चीज़ के पनिशमेंट की वजह से, या फिर कोई चीज़ का उन्होंने क्राइम किया था उस हिसाब से। किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था अपने राजा को रोकने का, या फिर अपने किंग को, या फिर अपने क्लैन के लीडर्स को रोकने का, क्योंकि उन्हें पता था अगर एक वॉइस भी उठ गया तो उनका क्लैन लीडर उन्हें वहीं पर ही उनके साथ ही बांध देगा। तो सभी के सभी उस क्लैन के लीडर से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। एंड यहाँ पर वो क्लैन का लीडर बहुत ज़्यादा क्रूल था, कोल्ड था, इमोशनल लेस था, उसे इमोशन कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ वो काफ़ी ज़्यादा कम उम्र में ही एम्पायर बन गया था। एंड यहाँ पर पूरे थ्रोन रूम में उसके अंकल के अलावा कोई भी उसे सर झुका ऊपर करके, मतलब उसने ही सिर्फ सर नीचे नहीं कर रखा था। एंड यहाँ पर वो ये देख रहा था सारी चीज़ें। एंड ये ना एम्पायर, ये जो था ना, सॉरी क्लैन लीडर और कोई नहीं, हमारा स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड है हमारा लैन वांगजी, जो कि हमारे वैंग एम्पायर का अभी रिसेंट का राजा है।
या फिर क्लैन लीडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूल है, कोल्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मर्सीलेस है। उन्हें बिल्कुल भी इमोशन नहीं है किसी चीज़ को लेकर। वैसे तो वैंग एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एम्पायर ने राज किया था, लेकिन वांग जी का जो एरा था वो अलग ही था, क्योंकि इस एरा में वांग जी ने ऑलमोस्ट सारी ही कंट्री, या फिर सॉरी सारे ही क्लैन के जितने भी लोग थे उन सभी को जीत चुका था एंड उसके अंडर में ला चुका था। हर कोई वैन अंपायर से अब काफ़ी ज़्यादा डरा करता था एंड यहाँ पर कहीं न कहीं वांग जी ने अपने एम्पायर को इतना ज़्यादा फुल्ली स्प्रेड कर दिया था कि कोई भी आके उसके एम्पायर में आके कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी ने बहुत कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा जंगों को जीता था, जहाँ पर वांग जी जब 15 साल का ही था ना, तभी उसे थ्रोन में बैठा दिया गया था। एंड इसका फर्स्ट रीज़न ये था क्योंकि वांग जी के फादर की मौत जब वांग जी सिर्फ 15 साल का था तभी हो चुकी थी। एंड यहाँ पर वांग जी उस टाइम पे चाइल्ड ही था, एक बहुत बड़े हमारे वॉर के टाइम पे, जिसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने ये प्लान करा था कि वो वैंग एम्पायर को सारा लूट देंगे, क्योंकि वैंग एम्पायर अपने गोल्ड के लिए और साथ साथ मेडिसिन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। इस वजह से सभी का नज़र वांग एम्पायर पे था। बट उनके राजा जो कि वांग जी के पापा थे, चिंग एंड चुन, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की एंड यहाँ पर उनको हरा तो दिया, लेकिन जंग के लास्ट में उनका मौत भी हो गया, जिस वजह से पूरा वैंग जो एम्पायर था ना एकदम ग्रीड में चला गया। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके सबसे प्यारे राजा इस तरीके से कैसे मर सकते हैं। एंड उस दिन से स्टार्ट हुआ इस पूरी सेंचुरी का सबसे ताकतवर वॉरियर, जो कि लैन वांग जी था। 15 साल में ही वांग जी को हमारे तख्त में बिठा दिया गया था। ऐसा नहीं था, वांग जी का कोई ब्रदर नहीं था, वांग जी के बड़े ब्रदर भी थे जो कि वांग जी से करीबन 4-6 साल के बड़े थे। एंड यहाँ पर उस टाइम पे उनके ब्रदर को ही बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, गद्दी में बिठाना था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन उसके फादर मतलब वॉर पे गए थे, तो उनके ब्रदर भी वॉर पे गए थे, जिस वजह से उसके फादर जो थे उनकी तो डेथ हो गई। बट एक तलवार के वॉर की वजह से उनके ब्रदर का जो पैर था उसमें एक काफ़ी ज़्यादा डीप इंजरी होने की वजह से वो पैरालाइज हो गए, जिस वजह से वो जिंदा तो हैं लेकिन अब वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। और उस दिन के बाद सिर्फ एक ही पर्सन बच गया, वो था हमारा छोटा सा लैन वांग जी, जो कि एकदम छोटा था, 15 साल का। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा था एंड इस तरीके से वांग जी को तख्त में बिठा दिया गया था। और दूसरी बात, जैसे ही चिंगेन जुन का मौत हो गया, तो जो हमारी वहाँ की रानी थी, मतलब वांग जी की जो मॉम थी लानी, वो एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा पागल टाइप में होगी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो दो एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड उनका मैरिज भी एक लव मैरिज था। बट जैसे ही चिंगेन जुन की मौत का संदेशा उनके तक पहुंचा, तब तक वो एकदम पागल हो गई। वो रो रो के उन्होंने दिन रात ऐसे गुजार दिए एंड एक दिन आके वो एकदम सेक्लूजन में चलेगी एंड यहाँ पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा नहीं बाय वो मर चुकी है, लेकिन वो सेक्लूजन के अंदर ही अपने आप को कैद करके रखा है एंड वो अब बाहर नहीं आना चाहती है, जिस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ में थे, काफ़ी ज़्यादा दुख में थे, क्योंकि उनके किंग और क्वीन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड सेकंड थिंग ये थी कि अगर बिना राज्य के ऐसे ही राज्य चलता रहा राजा के, तो किस तरीके से कोई भी आके उनके राज्य में हमला कर सकता था। एंड उस टाइम पे हमारे जो चिंगेन चुन थे, उनके बड़े भाई लैन कुरैन, उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था सिर्फ लैन वांग जी के। एंड यहाँ पर 15 साल के लैन वांग जी को ही हमारे तख्त में बिठा दिया गया था क्लान के। ऐसा नहीं था कि चिंगेन जुन को, सॉरी, हमारा कुरैन जो था उसे बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि वांग जी अभी छोटा बच्चा था। उन्हें पता था कि जैसे ही पॉलिटिकल के जितनी भी चीज़ें वांग जी के सर पे आएगी, तो वांग जी अपने चाइल्डहुड को एकदम भूल जाएगा एंड वो ये चीज़ नहीं करना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें वांग जी को ही तख्त में डालना पड़ा, जिस वजह से वांग जी का बचपन एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। वो वांग जी छोटा सा, जो नोटी सा, प्यारा सा, कहीं ना कहीं खेला कूदा करता था एंड सबका प्यारा हुआ करता था, अब वो एकदम कोल्ड एंड क्रूर बन गया था। और कहीं ना कहीं यही सच्चाई थी उसकी ज़िंदगी की एंड वो उसे एकदम मान चुका है एंड अपने आप को इतना ज़्यादा उसने हार्ट और अपने दिल में इतने ज़्यादा दीवार खड़ी कर दी है कि कोई भी उस पर एंटर ना कर सके। एंड वांग जी ने अपने आप को बिल्कुल शट कर दिया है, क्योंकि वांग जी के लिए अब उसने पूरी दुनिया में सिर्फ दो तीन चीज़ें ही हैं। एक उसके अंकल, दूसरा उसका राज्य, तीसरा उसके फादर, सॉरी, तीसरे उसके भैया, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी जब धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, तब उसे समझ में आया कि किस तरीके से उसका लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसने कभी भी वो नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन उसे पता था कि उसके फादर ने जितना भी सेक्रीफाइस उसके जो एम्पायर था उसे बचाने के लिए किया, उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। एंड यहाँ पर वांग जी वही कर रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी से कुछ ना कुछ छूटा था, लेकिन फिर भी वांग जी उन सभी को नज़रअंदाज कर रहा था। पर डीप डाउन उसके हर्ट में ये पता था कि उसे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इन सारी चीज़ों को निभा रहा था। एंड सारी चीज़ों का जो ज़िम्मा था कुरैन पे भी था, क्योंकि कुरैन ने
वांग जी जब 15 साल से लेकर अब वांग जी जब 26 साल का हो गया है, तब तक हमारा जो कुरैन था उसे गाइड करता रहा। एंड यहाँ पर वांग जी के कुरैन के गाइड और साथ साथ स्ट्रेटजी सारी चीज़ों से वांग जी एक बहुत बड़ा वॉरियर बन चुका था, जहाँ पर वांग जी ने सबसे पहला वॉर अपना 19 साल की उम्र में ही जीत लिया था। एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके उन सारे क्लैनों को उसने ज़मीन पे ला दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर की और उसके घर का हालत ये सारा हुआ था। एंड वांग जी अब उनके ऊपर राज करता है और वांग जी बिल्कुल ही डार्क हो चुका है। कुरैन जो कि अब करीबन काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनके 70 साल उम्र हो चुकी थी, बट वो अभी भी खड़े थे क्योंकि वो जानते थे अगर वो चले जाएंगे तो उनके नेफ्यू का कौन हेल्प करेगा, उनका सेकंड हैंड कौन बनेगा, ये भी चीज़ थी। कुरैन अपने नेफ्यू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते थे, और सबसे ज़्यादा तो वो अपने ब्रदर से प्यार करते थे। जब उनको पता चला कि उनके ब्रदर का मौत हो चुका है, रोने के बजाय उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो जानते थे कि उनके ब्रदर उनकी एम्पायर से बहुत प्यार करते थे और उनका सेक्रीफाइस कभी भी वेस्ट नहीं जाने दिया जाता। एंड उस टाइम पर कुरैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एक बार वो वांगजी के ज़रिए सबको नीचे डाउन करेंगे। बट उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ वांगजी से वो छीन लेते, लेकिन वो जानते थे अगर वो नहीं करेंगे तो ये पूरा जो प्लान था, जिसे कहीं ना कहीं चिंगेनचू ने अपनी डेथ के ऊपर बचाया था, तो वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने कड़ा और कठोर सा जितना भी चीज़ें थी उन्होंने लिया। एंड यहाँ पर वांगजी अब स्टिल खड़ा है। इधर आज ना हमारे वांगजी के जो राज्यसभा थी, वहाँ पर उनके कुछ एनिमी जो सोल्जर थे उन सभी को ना वाइप किया जा रहा था। एंड वांगजी सारी चीज़ें देख रही थी। पूरा हॉल के जो नीचे कारपेट बिछी हुई थी रेड कलर की, वो एकदम खून से संत हो गई थी, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था अपना सर उठाने का, क्योंकि किसी मतलब वहाँ पर वांग एम्पायर के जितने भी लोग हैं उनका एक रूल होता है कि जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा वो दुश्मन ही माना जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आज वांग जी एक पर्सन को पनिशमेंट देने वाला था, बिकॉज उन्होंने गद्दारी की थी लैंड क्लैन को लेकर, सॉरी वैंग क्लैन को लेकर। सो इधर उनको गद्दारी का हश्र दिया जा रहा था। वांग जी जो कि बहुत सारा क्रूल था, उसे ये नहीं दिख रहा था कि कोई उसका फैमिली होगा या नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए जो गलत है वो गलत है, जो डिसिप्लिन है वो है। चाहे कोई भी हो, यंग हो, चाइल्ड हो, ओल्ड हो, उसके किंगडम में कोई भी डिसिप्लिन को तोड़ने वाला नहीं चाहिए। और इसी तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी। मल्टीपल वाइपिंग होने के बाद में वो पर्सन इतने ज़्यादा ब्लड से सन गए थे कि वो सीधा बेहोश हो जाते हैं। एंड वांग जी उन सारे ब्लड को देखकर भी उसका मन एकदम कोमल नहीं हुआ, उसकी आंखें एकदम रेड थी एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी ने देखा जैसे कि सारे के सारे जो गिर गए, मतलब दोनों के दोनों जो पर्सन वहाँ पर बैठ खड़े सॉरी नी में थे, उनको उसने इशारों के साथ भेज दिया, ताकि मतलब वो इशारे का मतलब ये था जाओ इनको मार मूर के उन्हीं राज्य में फेंक दो जहाँ पर से ये आए हैं। इस तरीके से उसने इशारे करके अपने जो थे ना सिपाहियों को इस तरीके से बताया। सिपाही भी अपने राजा को वो करा एंड वो वहाँ से चले गए उन लोगों को लेकर जो कि वहाँ पर बेहोश थे। दैन उसके बाद वांग जी ने दूसरी जो कोर्ट की चीज़ें थी, मतलब जो कोर्ट वहाँ पर थी, उनके काम किए एंड सारे जो चीज़ें थी उनके सब के लिए जो फरमान था उसे ऐलान किया। काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क के बाद हमारे वांग जी को फाइनली ये लगा कि अब उसे कोर्ट को डिसमिस कर देना चाहिए। जैसे कोर्ट डिसमिस हुआ, वो और कुरैन दोनों के दोनों वहाँ से निकल गए और सारे के सारे लोग जो थे ना वो चुपचाप उस कोर्ट की जो दरवाज़ा था वहाँ से बाहर चले गए एकदम साइलेंट में। अब हमें दिखाया जाता है वांग जी और कुरैन को, अंकल कुरैन को, जो कि दोनों दोनों गार्डन में हमारे बैठे हुए थे एंड यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे को लेकर, मतलब एक दूसरे से किसी चीज़ की बातचीत चल रही थी उनके बीच में, जहाँ पर वांग जी एज़ यूजुअली अपने पेपर वर्क में बिजी था एंड कुरैन उससे कुछ बातें कर रहा था। इधर ना वांग जी बोलता है, अंकल मैंने आपको कहा है ना, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इसमें कुरैन बोलता है, वांग जी तुम जानते हो ना अब तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो एंड अब तुम जानते हो ना कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राज्य का हर वो दूसरा पर्सन ये सोचता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो वांग जी, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य में सिर्फ राजा का होना नहीं, एक रानी का होना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, तो प्लीज़ तुम शादी कर लो। वांग जी बोलता है, अंकल मैंने आपको मना कब किया है, आप मेरा शादी करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं, पर आप ये सारी चीज़ें आप खुद हैंडल कीजिए और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल करूं। उसके अंकल वांग जी की तरफ देखते हैं, वो बोलते हैं, बट बेटा ये तुम्हारी लाइफ का एक
डिसीज़न है जो कि मैं तुमसे पूछ के लेना चाहता हूँ। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न तुम्हारी लाइफ को लेकर बिना तुम्हारी परमिशन के या फिर तुम्हारा फ्यूचर देखकर नहीं दिए हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइफ का डिसीज़न है तुम खुद ही लो। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस तरीके की क्वीन चाहिए, किस तरीके का पर्सन चाहिए एज अ पार्टनर। उस तरीके के मैं ढूंढने को तैयार हूँ। वांग जी बोलता है, अंकल मुझे पहले तो इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम है। और दूसरी थिंग, मैं यहाँ पे ट्रस्ट करता हूँ अंकल। एक आप ही पर्सन हो जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। आप जिस पर्सन के साथ मैं शादी करवाना चाहेंगे मैं उस पर्सन के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मुझे वैसे भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्वीन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बट इतना मुझे पता है कि मुझे अपने राज्य को पालना है और राज्य करना है यहाँ पर। इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अंकल कुरैन जानते थे कि वांग जी उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, लेकिन फाइनली अंकल कुरैन चाहते थे कि वांग जी कुछ बता सके, बट वांग जी ने कुछ नहीं बताया एज़ यूजुअली। पहले तो वांग जी इन सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, एंड आज उसमें बोल रहा है कि वो उससे भी शादी कर लेगा जिससे कुरैन चाहता है। सॉरी। कुरैन जो था ना वो शाय करता है, उसे पता है कि इस राज्य को क्वीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वांग जी डिनाई करता है, नहीं भी करता है, उसे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर के लिए हायर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर वांग जी इन सारी चीज़ों में पेपर वर्क कर रहा था। कुरैन बोलता तो ठीक है, मैं तुम्हारे जितने भी आई हुए मैरिज प्रपोजल है उन्हें चेक करना स्टार्ट करता हूँ, एंड मैं तुम्हें बता दूंगा, एंड तुम्हें पिक्चर भी दिखा दूंगा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाला है। इस तरीके से वांग जी बोलता है, अंकल मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, आप खुद सेलेक्ट कीजिए और मुझे बता दीजिएगा कब शादी करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इधर कुरैन बोलता है, बट वांग जी शादी इस तरीके से नहीं की जाती है बेटा, दोनों जगह की रजामंदी होनी चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस पर्सन के साथ तुम लाइफ स्पेंड करो उसे तुम जानो पहचानो नहीं। वांग जी मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो और मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारा बचपन छीन लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम फ्यूचर उस पार्टनर के साथ स्पेंड करो जो कि तुम्हें खुशी दे, जो कि तुम्हें एहसास कराए कि काम से ज़्यादा भी एक लाइफ होती है। मुझे पता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं और अब वैसे तुम मुकाम में पहुंच चुके हैं जहाँ पर सारी के सारे लोग तुम्हारे कदमों में गिरते हैं, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ को थोड़ा छोड़ दो और थोड़ा आराम करो, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी कुछ कहना चाहती है तुमसे बेटा। वांग जी बोलता है, पहली बात तो ये अंकल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने मेरा बचपन नहीं छीना है, आप दोबारा दोबारा उस चीज़ को क्यों लाते हैं, और मैंने इस राह पे खुद चलने के लिए कहा था। अंकल आप प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचिएगा, आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ, आपकी मदद नहीं होती तो मैं कभी भी इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता एंड बैंक अम्पायर को इतना ऊपर नहीं ला पाता। तो अंकल आज के बाद आप ये सारी चीज़ें मत बोलना। और दूसरी बात ये है, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि आप जो भी पर्सन को चुनोगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। और दूसरी बात तो ये है कि मुझ पे मैं आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ ना कि मैं आपको ज़िंदगी की हर वो डोर देने को तैयार हूँ जो कि मैं देना चाहता हूँ। और तीसरी बात, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं और ज़्यादा इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने इन सारी चीज़ों को जीत तो लिया है, लेकिन इन्हें मेंटेन करना भी तो रखना पड़ेगा। मुझे पता है अभी भी वैन क्लैन हमारी तरफ क्या क्या कर रहा है, एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आप खुद ही खोज लीजिए मेरे लिए जो भी है, एंड क्या कहते हैं मैं उसका रिस्पेक्ट के साथ आदर भी करूँगा एंड यहाँ पर उसे एक्सेप्ट भी कर लूँगा। कुरैन बोला, तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तैयारी करता हूँ तुम्हारे लिए एक वैल्यूएबल पर्सन को ढूंढने की, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ चूज़ करेगा। वांग जी बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अंकल, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इतना कहकर वांग जी अपने कामों पे लग जाता है एंड कुरैन वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। एंड वो ना चलते चलते सोच रहा था कि वांग जी के लिए कोई ऐसा पर्सन लाना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शातिर हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, एंड मतलब उसकी बराबरी करे, बट एक प्यारा पर्सन भी हो जो कि वांग जी को इस कहीं ना कहीं अपनी भूली हुई ज़िंदगी में वापस ला सके। हमारा कुरैन इस बारे में सोचता है एंड उसके मन में बस एक ही पर्सन का वॉइस आ रहा था कि वो उस पर्सन से इस चीज़ के बारे में मुलाकात कर सकता है। तो कुरैन फटाफट से वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर महल के दूसरे खोर में जाता है, जहाँ पर कुरैन ना स्पेसिफिकली चैम्बर के पास में जाता है एंड वहाँ पर नॉक करता है स्मूथली। दो नॉक के बाद वहाँ से हमारी एक लेडी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप 20-30 या फिर 28 ईयर ओल्ड थी, एंड वो डोर को ओपन करती है। एंड वो जैसे ओपन करती है तो वो दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उनके बाल एकदम बढ़िया तरीके से सेट थे, नीचे थे, लॉन्ग थे, एंड उन्होंने ना पिंक कलर का हार्मफुल पहना हुआ था, जिनमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज़्यादा जेंटलमैन टाइप की भी। इधर ना जैसे वो कुरैन को देखता है तो उन्हें डीप बो करते हैं, जहाँ पर कुरैन भी इन्हें बो करता है। कुरैन बोलता है, मियाँ मियाँ कैसी हो तुम बेटा। मियाँ मियाँ बोलती है, अंकल आप यहाँ पर आइए अंदर, जहाँ पर हमारा कुरैन अंदर आता है एंड यहाँ पर वो स्टडी रूम था। कुरैन
म्याम म्या जो थी ना वो कुरैन को बिठाती है और उसके बाद ना उन्हें टी सर्व करती है। एक्चुअली जो म्याम म्या है ना वो हमारी कुरैन की हमारी डॉटर इन लॉ है, मतलब जो वांग जी के बड़े भाई हैं उनकी पत्नी है वो। बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड है और पॉलिटिकल में काफ़ी ज़्यादा तेज है। पॉलिटिकल मतलब जो राजनीति वाले काम है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पर कुरैन हर चीज़ की बातें उनसे शेयर किया करते हैं। इधर ना म्याम अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड यहाँ पर उनका हमेशा सेवा करती है एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका खानदान इससे जुड़ा हुआ है। कुरैन बैठा हुआ था, म्याम बैठ जाती है एंड वो बोलती है अंकल आप यहाँ पर, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आप मुझे शेयर कर सकती हैं, मैं आपको सारी चीज़ों का सोल्यूशन बता दूँगी। हमारे कुरैन बोलता है हाँ म्याम मैं बहुत बड़ी दुविधा हूँ बेटा। तो यहाँ पे म्याम बोलता है ऑफ कोर्स अंकल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। म्याम को ना कुरैन बोलता है एज़ यूजुअली तुम जानते हो ना कि वांगी बहुत बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट 26-27 ईयर ओल्ड हो चुका है एंड अब तुम्हें पता ही है इस थ्रोन के लिए क्वीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्याम बोलता है मैं जानता हूँ अंकल आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ को लेकर टेंशन में रहते हैं, मुझे पता है, बट क्या वांगची मांग चुका है? वैसे तो वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है बट आई होप वो मान चुका हो। कुरैन बोलता है वो मान तो चुका है बट वो ऐसे कह रहा है कि मैं उसके लिए कोई एक बढ़िया से पर्सन को सिलेक्ट करूं। तो म्याम बोलता है ये तो अच्छी बात है ना अंकल, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। कुरैन बोलता है हाँ वो तो मुझे पता है बट म्याम वांग जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका पार्टनर कौन हो क्या हो, बट मुझे ना एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि बहुत प्यारा सा हो, बहुत नॉटी सा हो एंड मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो कि वांग जी के ना ज़िंदगी में एक उजाला भर दे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी वजह से उसकी लाइफ में इतना सारा अंधेरा हो चुका है, उसका बचपन उसे छीन चुका है और अब मैं चाहता हूँ एक ऐसा नॉटी पर्सन या फिर एक प्यारा सा पर्सन उसकी ज़िंदगी में आए जो कि इस राज्य को भी अच्छे से संभाल सके एंड यहाँ पर साथ साथ वांग जी को भी बहुत प्यारी तरीके से समझा सके और कहीं ना कहीं उसके दिल में बढ़ रहे उस पत्थर को भी तोड़ सके। म्या बोलती है ओह अंकल ये तो बहुत ज़्यादा कठिन वर्क है बट आई होप मिल जाएगा कोई ना कोई। कुरैन बोलता है बट म्या बेटी तुम यहाँ वहाँ घूमती रहती हो मेडिसिन को लेकर, तो तुम्हें कोई ना कोई तो पता ही होगा ना, कोई सी क्लैन में कोई ऐसा पर्सन हो जिसके बारे में तुमने कहीं सुना हो। और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ बट मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम्हें परख है हर इंसान की। म्या बोलती है अंकल एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, जहाँ पर म्या करीबन कुछ टाइम ऐसे लगा देती है सोचने पे। देन म्या को एक बात याद आती है एंड यहाँ पर वो कुरैन की तरफ देखिए एंड वो बोलती अंकल आपको पता है लास्ट मंथ में मैं उधर वेकलैंड के सरहद में गई थी, जहाँ पर हमारा कुरैन बोलता है हाँ और तुम वहाँ पर से मेडिसिन लेने गई थी एंड ये सारी चीज़ें तुमने बताया था मुझसे। देन म्या बोलते हैं हाँ अंकल मैंने सुना है कि वेकलैंड के जो एम्पायर है ना उनका 2 सन है, जिसमें से जो बड़े वाले सन हैं उनको तो उन्होंने राज दे रखा है बट उनका एक छोटा सा बेटा भी है जो कि अभी 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 करीबन 18 साल का हो गया होगा एंड उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि वो बहुत ज़्यादा शूरवीर है एंड साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर टाइप का है, प्यारा है, नॉटी है और इस तरीके की बातें सुनी मैंने उसको लेकर। तो यहाँ पर हमारा कुरैन बोला सच में? मैं बोलती हाँ और क्या कहते हैं मैंने सुना है उसके बारे में, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, सबका चहीता है वो। यहाँ पर कुरैन बोलता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तो यहाँ पे म्या बोलता है हाँ उसका नाम कुछ वो वेंग बोल रहे थे एंड आई होप वो आपके इन सारी चीज़ों में काबिल होगा। कुरैन बोलता है दैट्स ऑसम, ये अगर ये चीज़ सच हुई ना तो मैं खुश हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी अभी जाता हूँ वेकलैंड पे एंड यहाँ पर मिल के आता हूँ। आई होप तब तक तुम संभाल लोगे हर चीज़ को लेकर। हमारी मैम बोलती है ठीक है अंकल आप जो समझ सकते हो समझ लो एंड जो भी होगा सब कुछ ठीक होगा, पर आई होप तुम आपके सबके जितने भी उस पर्सन को लेकर जो है ना वो सही हो। कुरैन बोलता है ठीक है मैं अभी रेडी हो जाता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी पड़ेगी म्या तुम शिजैन का ख्याल रखना। म्या बोलती है ओके अंकल मैं ध्यान रखूँगा उनका, आप तब तक जल्दी वापस आ जाएगा और हाँ अगर पसंद आए तब भी आप वहाँ पर बात करके आ जाना। तो कुरैन बोलता है हम। दैन उसके बाद हमारा जो कुरैन था वहाँ से चला जाता है चैम्बर में एंड वो सोचने लग जाता है वेकलैंड, अच्छा
देन उसके बाद हमारा जो कुरैन था पैकिंग कर लेता है एंड वांग जी को बता देता है कि वो एक छोटी सी जर्नी में जा रहा है। वांग जी नोट करता है एंड उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा सिपाहियों को लगा देता है। आई मीन टू से ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े राज्य के अंकल हैं, मतलब राज्य के राजा के अंकल हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली बात इतनी सिपाही तो लगेंगे। तो वांग जी ने हमारे अंकल कुरैन की सेफ्टी के लिए बहुत सारे सिपाही इनके साथ भेजे गए थे एंड कुरैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी के लिए एक बहुत ज़्यादा सुझीला और साथ साथ एक ऐसा पर्सन ढूंढ के लाएंगे जो कि वांग जी की लाइफ में कलर्स को दोबारा से वापस लेके आएगा। तो कुरैन चले जाते हैं हमारे वेगलैंड के सरहद की तरफ। अब हमें ना वहाँ से यहीं से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है वेगलैंड को, जो कि हमारे लैंड क्लैन से बहुत ज़्यादा दूर था एंड यहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में बहुत प्यारी तरीके से बंधा हुआ था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। वेगलैंड जो था ना वो हमेशा अपनी मतलब फ्रेंडली बिहेवियर के लिए जाना जाता था, जो कि सबकी मदद करता था एंड यहाँ पर हमेशा खुश रहता था। एंड यहाँ पर वेगलैंड को चलाने वाले जो एम्पायर थे उनका नाम वी चांगसे था एंड उनकी वाइफ कांगसे सन, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड थी। उनके जो राज्य था ना वो हमेशा खुश रहता था एंड यहाँ पर हमेशा दुआई करता रहता था कि उनके जो राजा और रानी है वो दूर दूर तक उनकी ख्याति फैले एंड साथ साथ वो हमेशा खुश रहे और उनके क्लाइंट में कोई भी चीज़ डेंजरस नहीं आए। और साथ 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 सारे लोग अपने जो राज्य के ना राजकुमार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वैसे ना वही चांगसे और कांगसे सन के दो बेटे थे। एक उनका बड़ा बेटा था जो कि अभी करीबन 22-23 मतलब 24 साल का हो चुका था एंड यहाँ पर अगला राजा बनने वाला था। और एक उनका छोटा सा बेटा है 18 साल का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा, नोटी और बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर टाइप का है। इस तरीके से उनका बेटा है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं कांगसे सन और वीचांग से अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इधर ना हमें दिखाया जाता है महल की तरफ, जहाँ पर अभी महल की तरफ जो वॉशरूम था ना, मतलब बाथरूम जो जगह थी जहाँ पर मतलब नहाया जाता है, वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है एक शैडो को जो कि पर्दों के पीछे घूम रही थी एंड यहाँ वह देख रही थी। तभी ना हमें दिखाया जाता है वो शैडो सीधा जाती है एंड वहाँ पर जो नहान स्थान था ना जहाँ पर लड़कियों ने कपड़े रखे थे उसको उठाती है एंड वहाँ से भाग चले जाता है। एंड उसके बाद ना हमें यहाँ से 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है एक चैम्बर रूम का, जहाँ पर एक पर्सन जो कि अपने कान के दोनों कानों को पकड़ के उठक बैठक कर रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा चेहरा उसने बना के रखा था। ब्लैक रोब्स पहने हुए काले बालों वाला एकदम प्यारा सा चेहरा हमें दिखाया जा रहा था। एंड सामने हमें ना कांगसे सन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को पनिशमेंट दे रही थी, क्योंकि दिन पर दिन उसकी जो शरारती थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड यहाँ पर ये उनका और कोई नहीं, सबसे छोटा बेटा और सबसे प्यारा, सबसे ट्रबल मेकर और पूरे राज्य का सबसे प्यारा सा नॉटी पर्सन वेविशन था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी करीबन 18 साल का है एंड यहाँ पर 18 साल में ही उसने बहुत ज़्यादा नॉटी है। वो सबको परेशान करता है, लड़कियों को परेशान करता है, सारी मतलब क्या कहते हैं राज्य को बहुत ज़्यादा परेशान करके रहता है। लेकिन फिर भी ना वेविशन के जो था ना चार्म से सर हर कोई ना एकदम मोहित हुआ जाया करता था। मतलब वेविशन से हर कोई दोस्ती रखता था। वेविशन सुबह सुबह ही महल से भाग जाया करता था एंड यहाँ पर जो दिन भर ना वो मार्केट में घूमा करता था। कभी तो किसी को परेशान कर दिया करता था, कभी कभी अपने जो किंगडम के जो दोस्त थे ना छोटे मोटे हमारे चिलगोजे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे का ग्रुप होता है, उनके साथ वो घूमता मटरता गश्ती करता रहता था और कभी कभी तो चोरी भी किया करता था। एंड यहाँ पर विंग ना एकदम फ्री सोल था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो राजकुमार है बाकी सब कॉमन लोग हैं, क्योंकि उनके राज्य में इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती थी। उनके वहाँ पर ना हर कोई फ्री था, कोई अपने पोजीशन का कोई भी वो यूज़ नहीं करता था, वो हमेशा फ्री खुले विचारों वाला था। तो यहाँ पर बचपन से ही वो महल के बाहर जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। वैसे भी ना हमारे विंग के ना गैंग्स में काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, छोटे मोटे चिलगोजे भी थे एंड साथ साथ ना हमारे बड़े बड़े भी जो उसके दोस्त थे। एंड यहाँ पर विंग ने उनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती कर रखी थी। वैसे तो विंग ना बहुत ज़्यादा नॉटी ट्रबल मेकर है, लेकिन अगर उसकी बात आई उसके तलवारबाजी में तो कोई भी वेकलैंड से उसकी तलवारबाजी की जो स्पीड थी उन्हें नहीं चीज़ कर पाता था। एंड विंग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टिंग था। एंड दूसरा हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, जिस वजह से कोई भी उसको ना रेसिस्ट नहीं कर पाता था। विंग का प्यारा चेहरा जो कि चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत था एंड उसका फेस जो कि एकदम एकदम स्क्वारल जैसा था, उसके दांत एकदम बनी जैसे थे, टूजी जैसे, जिसे इतने ज़्यादा प्यारा था ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था कि कोई भी उसे मतलब प्यार कर देता, इस तरीके का पर्सन था। और हमेशा मटर गश्ती वाला था, फ्री लाइफ, फ्री हर थिंग उसे ऐसी चाहिए थी। और आज तो उसने काफ़ी बड़ी पनिशमेंट कर दी थी, क्योंकि कल यस्टरडे में उसने मस्ती मस्ती में हमारे जो क्या कहते हैं नहाने वाला जगह होती है ना, वहाँ से ना
हमारी जो मेड्स थी उन सबके कपड़े चुरा लिए थे, जिस वजह से जब मेड्स थी ना उन सभी ने कांग से सन पे उसका शिकायत करी थी ना। आज कांग से सन ने विंग को बहुत मुश्किल से पकड़ा था एंड उसे पनिशमेंट मिल रही थी। और जहाँ पर कांग से सन ने ना अपने हाथ में एक बहुत बड़ी स्टिक पकड़ी हुई थी, ऑल्दो वो नहीं मारने वाली थी बट डराने के लिए विंग को उन्होंने रख रखी थी। और साथ में विंग की बांसुरी भी साइड में रख रखी थी और सुईबियान भी रख लिया था। और यहाँ पर विंग को स्टिक्स तो डर तो नहीं लगता है बट उनकी मॉम ने बोला था कि अगर आज उसने पनिशमेंट नहीं ली तो वो फ्लूट को भी तोड़ देंगे या सुईबियान को भी तोड़ देंगे। एंड विंग को ना सुईबियान और फ्लूट दोनों पसंद है। ऑब्वियसली बात है ये उसके ब्रदर और उसके फादर ने उसके गिफ्ट में दिए थे, तो ऑब्वियसली बात है विंग उनके बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसी वजह से विंग ना सुईबियान और अपनी स्वाड के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आज उसकी मॉम ने फाइनली उस स्वाड और सुईबियान को अपने हाथ में रख रखा था, जिस वजह से विंग बहुत दिनों के बाद उनके हाथ में आया था। कांग से सन जो थी ना वो बोलती है, अब बोलो वेविशन। विंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, हाँ इस तरीके से नहीं जाने हैं। जब मेड नहाती है तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती है, तुम बड़े हो चुके हैं विंग। इस तरीके से ना कांग से सन प्यारी तरीके से विंग को डांट देती है। विंग बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए नहीं गया था मॉम। मैं तो बस उनको परेशान कर रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भी तो मेरी खाने में मिर्ची डाल दी थी। और आपको पता है ना मॉम, मेरा यही काम है बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था। इधर कांग से सन बोलती है, आई नो विंग कि तुम्हारा वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम तुम बड़े हो चुके हो और वीक लैंड के सबसे छोटे राजकुमार हो। एक टाइम पे तुम्हारी शादी हो जाएगा एंड सब क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में कि हमने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। हाँ वही, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर मजाक का भी एक टाइम होता है। एंड अगर तुम ऐसे करोगे ना तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे मॉम डैड का सर झुक जाए। विंग बोलता है, नहीं मॉम, मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, बट मॉम प्लीज़ आज मुझे छोड़ दीजिए ना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द लग रहा है। और हाँ, आप मेरी सुई बयान और मेरे फ्लूट के साथ कुछ मत करना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, अब तुम दिन भर ना सिर्फ उठक बैठक करते रहोगे जब तक तुम्हें समझ नहीं आए कि तुमने क्या गलती करी है। ये बात चल ही रही होती है तभी हमारे वहाँ पर विंग के बड़े भाई जियांग चांग आ जाता है। एंड यहाँ पर जब वो देखता है कि उनके प्यारे से लिटिल ब्रदर जिसे जंक्शन बहुत प्यार करता है उसे पनिशमेंट दिया जा रहा था। जंक्शन जानता था कि कुछ ना कुछ वेविशन ने ज़रूर किया है, नहीं तो उसका मॉम कभी भी उसे इस तरीके से पनिशमेंट नहीं देता। जंक्शन ये भी जानता है कि कहीं न कहीं विंग की जो दुखती रत थी, मतलब जो उसकी सुई बयान थी, फ्लूट थी, जिसे विंग बहुत पसंद करता था, उसे लेकर ही वो इतनी ज़्यादा पनिशमेंट खा रहा था। नहीं तो वेविशन कभी पनिशमेंट, बाय गॉड नेवर इट हैपन। इस तरीके से हमारा जंक्शन जानता था। इधर जंक्शन आता है एंड यहाँ पर जंक्शन अभी भी हमारी जो कोर्ट था वहाँ से आया था, सारी चीज़ों को सुनाते सुनाते, एंड वो ना अपने विंग को ही ढूंढ रहा था। जहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पर विंग जो है ना वो हमारी क्वीन के रूम के अंदर है। इधर हमारी जंक्शन जब आया तब देखा विंग ना उठा बैठा कर रहा था एंड बहुत प्यारी तरीके से उसने मुंह बना रखा था एंड ना नखरी कर रहा था। इधर जंक्शन जैसे ही आता है ना तो विंग का नजर जाता है जंक्शन पे एंड वो इतनी प्यारी सी बनी वाली जो थी ना फेस बनाता है जंक्शन को लेकर कि जंक्शन का ना दिल एकदम मेल्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब हमारी कांग से सन बोलती है एंड वो बोलती है, जंक्शन बिल्कुल नहीं, इस प्यारे चेहरे पे मत जाओ। और तुम्हें पता है इस बार इसने क्या किया, कल इसने दासियों के जो कपड़े थे उन्हें छुपा दिया और वो दिन भर उस बाथटब में घूमती रही। जहाँ पर जंगशा विंग की तरफ देखता है एंड विंग ना अपना फेस मोड़ लेता है। जंगशा स्माइल करता है एंड यहाँ पर अपनी मॉम के साइड में जाकर बैठ जाता है एंड वो अपनी मॉम को समझाता है, मॉम विंग का वो मतलब नहीं था, विंग जो भी करता है सिर्फ शरारतों के लिए करता है, तो प्लीज़ उसे जाने दीजिए ना। देखिए ना वो कितना ज़्यादा रो रहा है और आप चाहती हैं कि विंग हमारे साथ में रोए। एंड दूसरी तरफ मुझे पता है वो दासिया भी कहीं ना कहीं विंग को छेड़ती होगी, इस वजह से हमारे प्यारे विंग ने उनके कपड़ों को छुपा दिया है। बट विंग ने वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। मॉम शांति है ना विंग को। उसकी मॉम जो थी ना वो अपना मुंह फेर लेती है। अब वो बोलती है, मुझे पता है मेरा विशन कुछ नहीं कर सकता है, पर तुम्हें पता है ना अब विंग बहुत बड़ा हो चुका है एंड ये हरकतें उसको शोभा नहीं देती है। चंक्षा बोलता है, कम ऑन मॉम, आप जानते हो ना कि विंग बड़ा तो हो गया है ना, लेकिन वो हम सबसे अलग है, सबसे प्यारा है और सबका दुलारा है। तो इसी वजह से विंग करता है, जब उसको जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन प्यारे से अभी विंग को ना अपने यंग जो एज है उसे जीने दो ना। इस तरीके से जंक्शन समझाता है। जहाँ पर हमारा विंग भी बहुत प्यारी नज़रों से कांग से सन की तरफ देखता है। कांग से सन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगली बार उनके बाथरूम में, मतलब जहाँ पर वो नहाती है वहाँ पर मत जाना, ये अच्छी बात नहीं है विंग। विंग बोलता है, ओके मॉम, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई और शरारत कर दूंगा बट कभी भी किसी लड़की के वॉशरूम में नहीं घुसूंगा।
इस तरीके से विंग जो था ना प्रॉमिस करता है और उसकी मॉम बोलती है ओके ठीक है। देन उसके बाद विंग बोलता है अब मेरी सुई बयान और फ्लूट दे दो, जहाँ पर उसकी मॉम बोलता है हाँ ये सुई बयान और ये जो तुम्हारी फ्लूट है इसी की वजह से तो तुम पकड़ में आते हो। वही बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे मॉम पापा और मेरे गगन ईश्वरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। जंगशा स्माइल करता है और वो बोलता है विंग अब तुम बड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें हमारे साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए ना विंग। विंग बोलता है गगा ये सो बोरिंग है और मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, और हाँ आप मॉम को समझा दीजिए कि मेरे ना खेल कूद में बीच में रोकथाम मत कीजिए करें और मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से फटाफट से फ्लूट और सुईबान पकड़ता है, वहाँ से 2-2-11 हो जाता है क्योंकि विंग का खेलने का टाइम आ गया था। इधर कांगसी सन बोलते यू वे विशन वापस आओ। तब तक जंगशा बोलता है कम ऑन मॉम प्लीज़ उसे जाने दीजिए ना, उसका खेल का टाइम हो गया है। हमारी कांगसे सुन बोलती है हाँ चैंग मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना धीरे धीरे करके विंग बड़ा हो रहा है, अब उसके लिए रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर वो किसी और के पास चला जाएगा। और तुम जानते हो ना कि मैं कितना ज़्यादा उसके लिए टेंशन में रहती हूँ, हमने उसे प्यार पोस के सब कुछ बड़ा किया है, हर कोई उससे प्यार करता है, लेकिन तुम जानते हो ना इस दुनिया में हर कोई वीन की अच्छाइयत नहीं दिखना चाहेगा, हर कोई वीन को मतलब वैसी नज़रों से नहीं दिखेगा ना जैसे हम सब देखते हैं। जब शाह बोलता है मॉम आपको क्या लगता है हमारा प्यारा सा विंग इतना नोटी होने के साथ, प्योर हार्टेड इनोसेंट होने के साथ साथ एक योद्धा नहीं है? आप जानती हैं ना वो क्या क्या कर सकता है, उसने कितने लोगों को हरा रखा है, आप फिर भी उसके लिए टेंशन में है। उसकी मॉम बोलती है वो तो मैं जानती हूँ कि विंग इतना ज़्यादा ट्रेंड है एंड इतना ज़्यादा स्किलफुल है कि हमारे पूरे राज्य में उससे ज़्यादा कोई भी हिम्मत वाला और इतना ज़्यादा तलवारबाजी में कोई आगे भी नहीं है। चंगशाह बोल रहा है इसीलिए तो विंग बचपन से उसे सिखाया गया था एंड विंग शूरवीर है, आपको उसका फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मॉम बोलती है हाँ बस वेट है कि विंग को एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि उसका ज़िंदगी भर ध्यान रखे हमारे पीठ पीछे। जहाँ पर उसके हमारे जो ब्रदर थे वो बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए, जो समय आएगा वो भगवान की तरफ से ही आएगा, जो लिखा होगा किस्मत में वही होने वाला है मॉम, तब तक के लिए विंग को उसकी ज़िंदगी जीने दो। उसकी मॉम बोलती है हाँ जब तक वो कुछ कांड ना कर दे। ये सोच के हमारी उसकी मॉम और जंगशाह दूसरी कुछ बातें करने लग जाते हैं। अनवीन ना सीधा महल से हमारे मज़े से आराम से भागते भागते जा रहा होता है क्योंकि वीन को ना आज मज़ा बहुत आने वाला था क्योंकि आज उनकी काइट फाइटिंग थी, मतलब आज उनकी जो काइट थी पतंग थी उनकी फाइटिंग होने वाली थी। एंड यहाँ पर वीन ने वो लगाया था, शर्त लगाई थी कि उसकी पतंग सारे जितने भी वीक लैंड हैं उसके सबको पतंग को काट देंगे एंड अगर ऐसा हो गया तो हर कोई अपनी एक प्रीशियस चीज़ वहाँ वीन को भेंट में देगा, नहीं तो वीन ना उन सभी को मतलब दर्जन भर में हमारी ट्रीट देगा महल के खाने की। इस तरीके से विंग ना वादा करके आया था, तो इसी वजह से विंग जो था ना वो भागते भागते जा रहा था। विंग को बहुत लेट हो गया था क्योंकि उसकी मॉम ने ना उसे पनिशमेंट देने के लिए खड़ा कर दिया था। विंग दौड़ा 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 चला जाता है और करीबन हमारे 1 घंटे मतलब 1 घंटा इतना तो दूर है महल और राज्य, 1 घंटे में जाके पहुँच जाता तालाब के पास में जहाँ पर एक बहुत बड़ी घाटी थी और वहाँ पर ना कुछ जो चीज़ें थी मतलब काउल थे बफेलो, ये सारी चीज़ें ग्रेजिंग कर रहे थे, वहाँ पर चल रहे थे। और ना उनके जो बच्चे थे मतलब जो उनको चराने के लिए लाए थे मतलब किंगडम के जो फार्मर्स थे उनके बच्चे विंग का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर वो इंतज़ार करते करते बस वहीं बैठे हुए थे, सभी ने अपनी पतंग को तैयार कर दिया था और बस वो वेट कर रहे थे। एक दूसरे से वो बातें कर रहे थे कि विंग का अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं, क्या वो आज नहीं आने वाले हैं, इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। तभी ना विंग दौड़ता दौड़ता मतलब क्या कहते हैं संभालते हुए अपनी फ्लूट को और सीबियान को भागते भागते उन सभी के पास में आता है। तभी ना एक बॉय जिसका नाम वहाँ पर हमारा विनिंग था वो बोलता है, विनिंग जो कि विंग का सबसे प्यारा दोस्त है एंड छोटा भी है विंग से, विनिंग अभी सिर्फ 14 साल का है। इधर विनिंग ना विंग को देखता है एंड वो बोलता है गग अब बहुत ज़्यादा लेट आए हैं, आप इतना ज़्यादा देर में क्यों आए हैं, आपको पता है ना हम सुबह सुबह स्टार्ट करने वाले थे। विंग बोलता है हाँ तुम नहीं जानते हो मॉम ने आज मुझे पकड़ लिया था एंड उसके बाद तुम जानती हो अपनी रानी को, ये सारी चीज़ें, अब बस बकवास मत करो, अब हम अपनी काइट फाइटिंग करते हैं। देन उसके बाद विंग और ये सभी के सभी 4-5 जो थे ना बच्चे वो सभी के सभी पतंग को फ्लाई करने लग गए, उड़ाने लग गए एंड यहाँ पर एक दूसरे से फाइटिंग करने लग गए। ऐसे ऐसे करके ना वेन क्लैन में ना फाइटों का ना सीज़न था, मतलब पतंगों का सीज़न था, तो वहाँ पर ना पतंगें उड़ी थी और विंग ना धीरे धीरे करके उनको मतलब काट रहा था। धीरे धीरे करके विंग ने ना सारी पतंगों को काट दिया था और दूसरी तरफ हमारा जो लैंड को लैंड था वो विंग के वेक लैंड के सरहद में पहुँच चुका था। हमारा जो
सॉरी कुरैन था, वो जैसे ही अंदर गया तब उसने देखा कितनी सारी पतंगें उड़ रही थी एंड विंग का जो घाटी थी वो भी सरहद के पास में ही थी। तो विंग ना इन सारी चीज़ों से अनजान था कि उसके लाइफ का बहुत सी चीज़ें आज या फिर कभी चेंज होने वाली है। यहाँ पर विंग ना पतंग की फाइटिंग कर रहा था एंड यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था। धीरे धीरे करके ना ऐसे करके विंग ना बिल्कुल मदहोश हो गया फाइटिंग करते करते एंड यहाँ पर वो ना सबका मज़ा भी उड़ाने लग गया एंड सबकी मजाक भी उड़ाने लग गया। ऐसे करके ना ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुरैन का जो जितनी भी बस्ती थी वो सभी के सभी हमारी वीक लैंड के जो सरहद थी उसके पास में से गुजरने लग जाती है। तालाब के पास विंग जो घाटी था उसमें पतंगबाजी कर रहा था एंड यहाँ पर उसके दोस्त भी पतंगबाजी कर रहे थे। इधर ना हमारा कुरैन जब वहाँ से घाटी से गुजर रहा था तभी हमारे कुरैन के मतलब फटाक से कुरैन के जो था ना जहाँ जिसमें वो घुड़सवारी मतलब वो कर रहा था ना वहाँ पर से अटक गया। मतलब एक होता है ना वो कुछ तोहफे भी लाए थे वीकलैंड के, तो वहाँ पर हमारे जो था ना घोड़े के पास में वहाँ पर वो अटक गया जिस वजह से घोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अभी जो हमारा जो विंग का ना गुल्ला पकड़े हुए हमारे यूबिन था उसका नज़र जाता है नदी के पार, वहीं पर ही बहुत बड़ी सेना पे एंड साथ साथ वो गिरे हुए गड्ढे में अटके हुए उस जो था ना जिसको निकालने की लोग कोशिश कर रहे थे। हमारे यूबिन विंग को देखता है जो कि पतंग दूसरी तरफ उड़ा रहा था, तभी ना यूबिन विंग को ना टैप करता है एंड यहाँ पर विंग बोलता है बस करो यूबिन, तो मुझे हराने के लिए इस तरीके से नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकते ना, ये गलत बात है। यूबिन बोलता है गगा उधर देखिए ना वो कौन लोग हैं एंड यहाँ पर लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। गगा लगता है उनका टायर जो है ना वो गड्ढे में अटक गया है। विंग फिर पीछे देखता है, उसका नज़र जाता है टायर पे साथ साथ उन सभी लोगों के जो कि अलग ही भाषा में थे, भेष में थे, बेस में थे एंड यहाँ पर विंग उस तरफ देखता है एंड विंग ना टायर को देखता है जो कि अटका हुआ था। विंग ना यूविन को देखता है एंड बोलता है लगता है ऐसा है कि तुम्हारी गगा को किसी की हेल्प है, तुम एक काम करो तब तक मेरी पतंग को संभालो और कटने मत देना नहीं तो मैं तुमसे ही पैसे लूँगा। जहाँ पर यूबिन बोलता है ओके गगा पर जल्दी आएगा। विंग नोट करता है, तो उसके बाद विंग था जो फटाफट से दूसरी तरफ से भाग के जाता है, पुल से पार करते हुए हमारी सीधा उन सेना के पास चला जाता है। अब यहाँ पर विंग ना उनके पास जाता कुरैन जो कि कहते अपने सिपाही को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस तरीके से निकाला जा सकता है, बट वो गड्ढा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जिस वजह से वो टायर निकल नहीं पा रहा था एंड सिपाहियों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी। इतने भी सिपाही नहीं आए थे जो कि इतने बड़े रथ को मतलब उठा के, रथ नहीं था आई मीन, से वही है ना जो चैम्बर के टाइम पे एम्पायर जिसमें जाया करते थे उस तरीके से कुछ था, सामान का था, वो सामान था उनके अंदर मतलब गिफ्ट थे वीकलैंड के लिए, तो इस तरीके से तो यहाँ पर अटक रखा था और कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। कुरैन ना वहीं पर खड़ा था एंड वो सोच रहा था कि कब तक ये हटेगा, कब तक वो अपने जो मुकाम था आगे तक पहुंच पाएगा। तभी ना विंग पीछे से आता है एंड यहाँ पर बोलते बोलते आता है लगता है ऐसा कि किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। कुरैन जब ये वॉइस सुनता है तो वो पीछे देखता है एंड जब वो पीछे देखता है तो उसे ब्लैक रोब्स में चलता हुआ एक बॉय दिखाई देता है जो कि करीबन 18 साल का लग रहा था। उसकी हाइट भी ज़्यादा थी एंड यहाँ पर वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, चांद से ज़्यादा खूबसूरत था और साथ साथ बहुत प्यारा भी था एंड उसके हाथ में फ्लूट थी और दूसरे जो हमारी जो उसके कमर पे ना जो सीबियान थी वो अटकी हुई थी। कुरैन इसकी तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। कुरैन मतलब विंग ना उनके पास में आता है एंड वो देखता है कुरैन के कपड़े, कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लगता है कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कपड़े हैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। दैन उसके बाद विंग जो उनके पास में जाता है एंड यहाँ पर उन्हें बो करता है, कुरैन भी उन्हें बो करता है जैसे कि हमारी लैंड क्लैन का जो डिस्प्लेन है उस तरीके से, वैंग क्लैन का सॉरी। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है लगता है कि आपका टायर अटक गया है, तो यहाँ पर कुरैन नोट करता है। जहाँ पर विंग बोलता है हटिए मुझे अपनी मदद कीजिए करने दीजिए। जहाँ पर कुरैन उसकी तरफ देखता है जहाँ पर विंग ना काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल पतला सा था, तो कुरैन को लगा कि मतलब ये क्या मदद करेगा। कुरैन बोलता है बट आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम इस तरीके से कर पाओगे क्या। तो यहाँ पर विंग बोलता है आपको मुझ पर डाउट है। कुरैन बोलता है ऐसा नहीं है। विंग बोलता है आप प्लीज़ साइड में हट जाइए मुझे करने दीजिए। दैन उसके बाद हमारे विंग ना सारे सिपाहियों को थोड़ा साइड कर देता है एंड उसके बाद ना वो अपना ही प्रेशर लगाने लग जाता है, मतलब अपने ही जान लगाने लग जाता है उसमें। एंड यहाँ पर करीबन 5 मिनट में ही विंग जो था ना वो रथ के जो टायर था उसे हमारे गड्ढे से निकला देता है। और ये देख कुरैन ना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था लेकिन उसकी ताकत सबसे ज़्यादा थी। विंग ना उसे हटा देता है। दैन उसके बाद वो अपने हाथों को झाड़ता है जिसमें मड लग गई थी। दैन उसके बाद हमारा विंग एक विक्टोरिया स्माइल के साथ हमारे कुरैन को देखता है एंड वो बोलता है सो लीजिए आपका जो टायर था वो हट गया है।
यहाँ पर कुरैन बोलता है अनबिलीवेबल, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जहाँ पर क्वीन बोलता है ये तो मेरा कर्तव्य है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा राज्य है तो क्या कहते हैं मैं अपने राज्य के आने वाले हर लोगों का मदद तो कर सकता हूँ। जहाँ पर विंग बोलता कुरैन बोलता है एक मिनट, आप वैसे कौन हैं? तो उसके बाद विंग बोलता है मेरा नाम विंग है और मैं इस राज्य का सबसे छोटे राजकुमार हूँ। ये सुन के हमारा कुरैन विंग को देखने लग जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली विंग के लिए तो वो इस क्लैन में आया था, उसकी ख्यातियाँ सुन के, उसका नाम सुन के। और कुरैन ने जब उसका ताकत देखा ना, तो वो यकीन में नहीं रह गया, क्योंकि एक पल में ही उसके फेस को देखकर ऐसा लगता था कि विंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा उसका ब्यूटीफुल स्किन चमकदार है। तो उसे ताकत का क्या पता होगा, लेकिन विंग जो अपनी ताकत उसने दिखाई ना उस रात में, कुरैन उसे देखते रह गया। और कहीं ना कहीं कुरैन के ना दिमाग में एक बात झनकी कि वो परफेक्ट है एकदम लैनवांग जी के लिए। विंग ना बहुत स्वीट था। देन उसके बाद विंग ना कुरैन की तरफ देखता है और उसे बोलता है ओ बट आप कौन है, और मैंने आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा, क्या आप क्या कहते हैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आ रखे हैं? इस तरीके से विंग पूछता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूछता है। कुरैन को ना विंग का टोन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ साथ विंग ना थोड़ी बहुत टीजिंग भी कर रहा था उसके साथ में। जहाँ पर कुरैन बोलता है ओ हाँ, मैं यहाँ पर हुई चांगसे से मिलने के लिए आया हूँ और मेरा नाम वैंग कुरैन है और मैं वांग अम्पायर का जो राजा है उनके अंकल हूँ। विंग ने वैंग अम्पायर के बारे में जाना था कि किस तरीके से वैंग अम्पायर रूल करता है, कितने क्रूल वहाँ के राजा है, राजकुमार है जो भी हैं, और क्या कहते हैं जिनकी जो लोग हैं ना बहुत डरते हैं, यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। विंग बोलता है ओह तो आप वैंग क्लैंग से हैं, तो यहाँ पर कुरैन नोट करता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है ओके तो ठीक है, आप क्या कहते हैं इसी रास्ते से सीधा चले जाइएगा एंड आगे जाके आपको मार्केट मिलेगा, उससे आगे आपको वो बता देंगे कि कहाँ पर राजमहल है। ठीक है, तब तक मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मुझे खेलने का टाइम हो गया है। जहाँ पर कुरैन बोलता है खेलने का, तो यहाँ पर विंग बोलता है हाँ, आज हमारे राज्य में एक फेस्टिवल है जिसमें काइट की फाइटिंग होती है एंड यहाँ पर मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर काइट फाइट करने के लिए आता हूँ। कुरैन जो कि विंग की तरफ दिखता है। देन उसके बाद हमारा कुरैन सोचता है, मतलब ऐसे ही खड़ा होकर वहीं पर सोचता है कि वो विंग से तो मिलने आया था एंड यहाँ पर क्या होगा कि वो विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले एंड उसे पता चल जाए कि विंग किस तरीके का पर्सन है, उसकी थिंकिंग कैसी है और वो वांगची के लिए ठीक होगा या नहीं होगा। क्योंकि पावर के मामले में तो उसने देख लिया था कि किस तरीके से विंग ने अपना प्रेशर लगाया था एंड वो पावर था उसके अंदर, और क्या कहते हैं दिखने में विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो कुरैन ने सोचा क्यों ना वो इसी का फ़ायदा उठाए एंड विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर कुरैन ना अपने जो लोगों था उनको इशारा करता है कि वो ये सारी चीज़ें वीक लैंड के जो महल था वहाँ तक ले जाए। दैन उसके बाद कुरैन ना विंग की तरफ देखता है, जहाँ पर कुरैन बोलता है वैसे मैंने कभी भी वीक लैंड नहीं घुमा था, तो अगर बेटा तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे इस लैंड को घुमा सकते हो। विंग बोलता है ऑफ कोर्स, आप बुरा क्यों मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप इतने ओल्ड है तो आपको मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी, चलिए मैं आपको पूरा क्लैन घुमाता हूँ। यहाँ पर विंग जो था ना बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमारे कुरैन के साथ घूमने लग जाता है। इतना ना विंग और जो कुरैन थे सबसे पहले विंग के दोस्तों के पास में आते हैं, जहाँ पर उसके जो दोस्त थे वो भी हमारे विंग बोलता है मिलिए इनसे रिस्पेक्ट के साथ, ये है हमारे वैंग अम्पायर के जो किंग है ना उनके अंकल। जहाँ पर सारे के सारे बच्चे उनको बो करते हैं एंड हमारा कुरैन भी उन्हें बो करता है। विंग बोलता है ये सारे मेरे दोस्त हैं और ये मेरे ट्रबल मेकर है, मतलब ये मेरा मदद करते हैं हर चीज़ों में, इस तरीके से वो बताता रहता है। तो कुरैन नोट करता है, स्माइल भी करता है। जहाँ पर सारे बच्चे बोलते हैं हमने आपके किंगडम के बारे में बहुत सारा सुना है और क्या कहते हैं राजकुमार लान के बारे में, वांग जी के बारे में भी सुना है, वो बहुत बड़े योद्धा है, हमने इस तरीके से सुन रखा है। तो विंग बोलता है हाँ मैंने भी सुना है। तो हमारा जो क्या नाम है कुरैन था, हाँ वो बोलता हाँ क्या कहते हैं मैं उनका अंकल हूँ। जहाँ पर वो बोलता हाँ हमने उनकी तलवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या वो सच में क्रूल है, इस तरीके से वो पूछने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना वे अंपायर में ना हर चीज़ को बोलने के लिए उनकी रजामंदी थी, वहाँ वो कुछ भी पूछ सकते थे बट वो कुछ गलत भी नहीं पूछ रहे थे। और कुरैन सबसे शांत स्वभाव के इंसान थे। तो यहाँ पर कुरैन स्माइल करते हैं, बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो क्या तुम डरते हो उनसे? तो यहाँ पर सारे बच्चे बोलते हैं कि हर कोई बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, बट हर कोई वो जानते भी है वो बहुत ज़्यादा शूरवीर है। जहाँ पर कुरैन बोलता है सुन के अच्छा लगा कि मेरे नेफ्यू की जो ख्यातियाँ हैं इतनी दूर दूर तक हैं और मेरा नेफ्यू कभी भी किसी चीज़ को लेकर गलत नहीं करता। हाँ वो क्रूर रहता है लेकिन वो उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हमारे जो बच्चे थे वो बोलता है हाँ वो तो हमें ही पता है क्योंकि इतने बड़े तेज क्लैन का राजा अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी जानता होगा। जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब समझदार वाली बातें कर रहे थे। कुरैन बोलता है ओह तुम सब तो बहुत
बहुत बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम कहीं पर से शिक्षा लेते हो इन सारी चीज़ों को लेकर? बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर शिक्षा विक्षा तो नहीं होती है, बट हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षा विक्षा मिलती है वो हमारे वे गगा के रूप में मिलते हैं। विंग का हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें हर बातों को सिखाते हैं और हमारी मस्ती में मजाक में भी हेल्प करते हैं, इसलिए तो हम वे गगा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरीके से हमारे सारे बच्चे विंग को लेकर बात करते हैं, जहाँ पर कुरान को बहुत अच्छा लगता है। विंग ना ये देख कर ना बस अपनी फेस पाम करता है, तो उसके बाद बच्चों को बोलता है ठीक है, तो तुम एक काम करो, आज का जो गेम था हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक तुम जो भेड़ बकरियां हैं उनको घर पे ले जाओ, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम डैड बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे, तब तक मैं मिस्टर वांग को उनके मतलब क्या कहते हैं हमारे पूरे किंगडम में घुमा के लेके आता हूँ, ठीक है? और कुछ मस्ती मत करना और मेरी काइटों को चुराने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। बच्चे बोलते ठीक है, एंड उसका क्या करना, वो सारे के सारे जो बच्चे थे ना, अपने जो भेड़ बकरियाँ थी उन्हें वहाँ से घाटियों से शिफ्ट करके सीधा हमारे जो विलेज की तरफ ले गए। विंग और यहाँ पर कुरैन, विंग ना कुरैन को हर जगह घुमाने लग गया, जहाँ पर वे एम्पायर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ के जो नज़ारे थे, घाटियाँ थी, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और तालाब, खासकर वहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तालाब थे जिनमें अलग अलग तरह के फूल, जो वाटर फ्लावर्स थे ना, वो सब उगे गए थे, जिस वजह से वे एम्पायर जो था ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ना उन सब की हिस्ट्रियाँ हमारे कुरैन को बताने लग जाता है, जैसे कि एक गाइडर होता है ना सब कुछ बताने वाला, वो सारी चीज़ें बता देता है, क्योंकि विंग बचपन से ही वहीं पर पढ़ा पढ़ा है, घूमा फिरा है, तो विंग को हर चीज़ के बारे में पता है। एंड विंग ना ज्ञानी भी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी है, तो इस तरीके से वो हिस्ट्री सारी चीज़ें बताने लग जाता है अपने वे एम्पायर के बारे में। और कभी कभी हमारे कुरैन से मस्ती भी करता रहता है, जैसे कि मतलब वो बड़े हैं लेकिन फिर भी कई बार उनको मतलब टीज़ किया करता था, इस तरीके से पूछा करता था उनके क्लैन में क्या क्या मिलता है, क्योंकि उसने कभी तो वैंग एम्पायर घुमा ही नहीं था, बट उनके बारे में कई बार सुना था। तो इस तरीके से बातें हो रही थी। कुरैन को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था विंग के साथ बातें करने में, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा चुलबुला था, नोटा था सॉरी, चुलबुला और नोटी था, और साथ साथ ना बहुत बातें करने वाला पर्सन था, जिस वजह से कुरैन ना मतलब कुरैन को ज़्यादा बातें नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कुरैन हमारे विंग की बातें सुन रहा था। और धीरे धीरे करके वांग जी हमारे कुरैन को ना विंग की जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और विंग ना उनको हर जगह घुमाता है। घुमाते घुमाते ना इवनिंग हो जाती है, जिस वजह से हमारा जो विंग था लास्ट टाइम हमारे कुरैन को एक तालाब के पास में लेके आता है, जहाँ पर हमारे अलग अलग लिली के जो फ्लावर्स थे वो लगे हुए थे, और लोटस के भी थे, जहाँ पर जो कुछ लोग थे, विलेजर्स थे, वहाँ पर उन लोटस फ्लावर को के जो सीड्स थे उन्हें कलेक्ट कर रहे थे। कुरैन ये सारी चीज़ें देखता है, एंड वो देखता है कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर खुश हैं, कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, और बहुत ज़्यादा खुश है, फ्रीडम में है। बट कुरैन को ना बहुत दुख भी होता है कि काश ये सारी चीज़ें उनके वैंग कंपायर में भी होते, सब खुश होते और फ्री रहते तो कितना अच्छा होता। हाँ, वो जानता है कि वांग जी ने कभी ना कभी डिसिप्लिन तो रखा है, लेकिन एक फ्रीडम भी हमारे वैंग कंपायर में इंपॉर्टेंट होगी, और बट वो तभी हो सकती है जब वांग जी के दिल में एक प्यार का एहसास कोई ला के दिखाएगा, एक सॉफ्टनेस, उसके दिल का जो दीवारें थी उन्हें तोड़ पाएगा कोई इंसान, तभी उसको समझ में आएगा कि प्यार और जंग दोनों के दोनों एक अलग चीज़ है। कभी कभी कोई चीज़ ना जंग से भी जीती जाती है, बट बहुत सी चीज़ें प्यार से भी जीती जा सकती थी। वो कुरैन हमारे दोबारा से वांग जी को सिखाना चाहता था। तो यहाँ पर कुरैन ना विंग से बातें कर रहा था। देन उसके बाद विंग देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं, एंड शाम भी हो चुकी है, करीबन शाम के 6-7 बज चुके थे, सूरज डूबने वाला था। विंग ना कुरैन की तरफ देखता है, एंड वो बोलता है मिस्टर वांग, काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है ना, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा थका दिया होगा। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ, और जो स्ट्रेंजर होते हैं ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ, सो आई होप आपको अनोई नहीं लगा हो ये सारी चीज़ों को लेकर। तो कुरैन बोलता है इट्स ओके राजकुमार विंग, मुझे कोई इनॉय नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ है कि आपको हर जगह का हर चीज़ पता है, और आप हर जगह चीज़ें जानते हैं, आपको पता है क्या बातें करना है, क्या चीज़ें करना है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपके साथ में। विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें जानता हूँगा ना, क्योंकि ये मेरी फैमिली है, ये सारे लोग जो है ना मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं बचपन से ही उनके साथ खेलता आया हूँ, कूदता आया हूँ, यहाँ वहाँ घूमता गाता वाता आया हूँ, तो मुझे उनके बारे में पता है ना क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए, और यही तो हमारे यहाँ का रूल है। इधर किस तरीके से हमारा विंग कुछ बताता है। तो उसके बाद हमारा विंग बोलता है तो चलिए आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, एंड आपको बाबा से तो मिलना था। कुरैन बोलता हाँ। देन उसके बाद विंग और जो
कुरैन थे दोनों के दोनों हमारे राजमहल के पास में चले जाते हैं, जहाँ पर मार्केट से हमारा जो विंग था कुछ चीज़ें शॉप करता है एंड कुरैन को भी थोड़ा बहुत चीज़ें टेस्ट करने के लिए देता है। ऑल्दो कुरैन स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता था, लेकिन फिर भी विंग उनको इंसिस्ट करता है एंड खुद ही अपने पैसों से उनको ख़रीद के देता है और बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराता है सबसे। और सारे के सारे जो विलेजर्स थे ना वो कुरैन से इस तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहे थे जैसे कि मतलब फ्रीडम के साथ, खुशी के साथ, उनके दिल में खुशी थी कि एक स्ट्रेंजर पर्सन उनके किंगडम में आया है एंड यहाँ पर उनको किस तरीके से स्वागत करना चाहिए सारे वे लोग जानते थे। इस तरीके से उनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। देन उसको खाने के लिए भी बोला गया, उनके हिसाब से उनको टी भी पिलाई गई अलग अलग शॉप से। और विंग तो सबका दुलारा था, विंग के लिए तो अलग ही स्पेशल जो चीज़ें थी ना वो खिलाई जा रही थी और विंग से तो पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे क्योंकि विंग सबका दुलारा था ना। सारे लोग जो थे ना विंग जहाँ से गुजर रहा था तो हर कोई ना गेट खोल खोल के, जो प्यारी प्यारी जो वहाँ की लेडियास थी ना जिन्हें विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लेडियास मतलब ओल्ड लेडियास भी विंग को प्यार से बुला रही थी कि आज का खाना हमारे यहाँ पर खा के जाना, यहाँ पर इस तरीके से ये ले लो वो ले लो। ये सारी चीज़ें ना विंग को दे रही थी ताकि विंग रात को खा सके या फिर कोई चीज़ उनके घर से लेके जाता। एंड विंग ना कोई हेजिटेशन के बिना, जैसे फैमिली होती है ना उस तरीके से उनके सारी चीज़ों को ले लिया था, इनको कुछ ना कुछ दे रहा था जैसे कैंडीज़ और कुछ हेयर पिन्स, इस तरीके से विंग दे रहा था। और हमारे कुरैन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई विंग की कि किस तरीके से सारे लोग विंग को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और विंग किस तरीके से उनके लिए गिफ्ट भी लेके आया है। मतलब कुरैन को जब पहले ना विंग इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट खरीद रहा था तो उसे समझ नहीं आया कि इतने सारे हेयर पिन का क्या देगा, क्या वो इतनी सारी कैंडीज़ का क्या करेगा। वो इस तरीके से हो सकता है वो पूछ रहा था, बट उसने जब देखा कि ये सारी कैंडीज़ और हेयर पिन उन सारी लेडीज़ के लिए है जो कि विंग को अपने बेटे जैसा समझती है, उनको ना शाम में जाते जाते उसको खाना दे रही थी, स्नैक्स दे रही थी और विंग उनको हमारी एक माँ की तरह उनको जो हेयर पिन दे रहा था, प्यार से उनको बहुत ज़्यादा प्यार उनके साथ मज़े मस्ती करके जा रहा था। तो ये कुरैन को ना ये बिहेवियर विंग का बहुत ज़्यादा पसंद आया और कुरैन ने डिसाइड कर लिया कि अगला होने वाला उनके ख़ानदान का जो क्वीन थी और वांगजी का होने वाला जो पार्टनर था, सूटेबल पार्टनर, वो वेविशन ही होगा। और विंग इस चीज़ से अनजान था कि उसका फ्यूचर उसके साथ में चल रहा था। विंग को बस ऐसा लगा कि कुरैन उनके यहाँ पर घूमने के लिए आया है एंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात करने के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे गेस्ट हमारे यहाँ पर ट्रीट किए जाते थे। तो ना इस तरीके से बातें बूतें करके हमारा जो कुरैन था ना, जितनी भी चीज़ें थी उन सभी को लेकर चला गया। तो यहाँ पर कुरैन ऐसे ही चल रहा था विंग के साथ में। कुरैन बोलता है तुम इन सारी चीज़ों का क्या करोगे? विंग बोलता है फिर से बात है, मैं सबको खाऊंगा। कुरैन बहुत सारे शौक, वो बोलता है तुम इतनी सारी चीज़ें खाओगे? तो विंग ना उनकी तरफ देखता है एंड बोलता है ऑफ कोर्स, मैं खाने को फेंक थोड़ा ना सकता हूँ ना, मेरी सारी माओ ने मुझे ये सारी चीज़ें दी है तो मैं इसको फेंकूंगा थोड़ा ना, मैं खाऊंगा, आधा आधा करके खाऊंगा सब कुछ। तो इस तरीके से कुरैन था वो विंग की तरफ देखता है कि किस तरीके से विंग जो है ना सारी जो लेडीज़ थी उनको खाना दिया था, उनका कितना रेस्पेक्ट करता है। इस तरीके से कुरैन ऑब्जर्व कर रहा था विंग का बिहेवियर। और विंग ना मतलब बातें करने में नहीं चूक रहा था। ऐसा होता ना कोई गेस्ट आते हैं तो हर कोई ना अपने आप को ही दिखाने की कोशिश करता है, जैसे डीप वो करना और ये बताना कि वो क्या करता है, उसके पास क्या टैलेंट है, अपने हर चीज़ का अपना करता है ना। कोई राजकुमारी होता है, राजकुमार होता है, इस तरीके से। बट विंग अलग है। विंग ने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या करना जानता है, या फिर वो मतलब क्या कहते हैं सबका चाहिए था, इस तरीके से नहीं बताया। वो तो सिर्फ सारे लोगों का प्यार देखकर ही कुरैन समझ पाया था कि विंग सबका प्यारा है। और कहीं न कहीं ये विंग जो है ना वो वेकलैंड का एक दीपक था जो कि उनके वहाँ पर जल रहा था। और कुरैन ने मन में ये बात मान ली थी कि यहाँ पर जल्दी-जल्दी ये दीपक उनके वेकलैंड को भी जलाएगा और उसके बेटे का दिल भी क्या कहते हैं जो राख बन चुका था उसे एक फूल की तरह उगाएगा। इस तरीके से कुरैन सोच चुका था। कुरैन ना विंग से बातें करते-करते हमारे सीधा क्लैन के जो एम्पायर था उसके जो महल था उसके अंदर घुस जाता है एंड यहाँ पर जो लोग थे उनको बो करते हैं एंड यहाँ पर विंग से पूछते हैं कि उसका शाम कैसे गया। विंग उनको सब कुछ बताता है और धीरे-धीरे करके जो कैंडीज़ थी ना मतलब सबको बाँटते-बाँटते विंग जाता है। और जैसे ही वो कमरे के मतलब महल के अंदर जाता है तभी ना उसका जो मॉम था मतलब हमारी चांगसे सन को ये नहीं पता था कि कुरैन आया है। बट उस चांगसे सन ना हमारी स्टिक लेकर गार्डन एरिया मतलब जैसे ही उनका जो महल के सामने ही उनके स्टार्टिंग में ही पास में बीचों बीच उनकी एक गार्डन है। और विंग जब भी लेट आया करता था तो चांगसे सन उसको मारने के लिए स्टिक
पकड़ा करती थी। देन उसके बाद हमारी जो चांग से सन वहाँ पे बैठी हुई थी, जैसे विंग डोर ओपन करता है, चांग से सन भाग के विंग के बम पे मारती है और विंग बोलता है मॉम। देन उसके बाद हमारे कुरैन ये सारी चीज़ें देखता है। चांग से सन वो बोलती कहाँ थे विविशन, हाँ तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा डर चुकी थी, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है और तुम्हें खेलते खेलते समझ नहीं आता है विंग, हाँ और ये सारी चीज़ें फिर से ले आए तुम। तो यहाँ पर विंग बोलता है मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है मॉम। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, देखिए ना सामने तो देखिए हमारे यहाँ पर वैंग कंपायर के गेस्ट आए हैं। मॉम आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। जब ना हमारी चांग से सन को पता चलता है कि वैंग कंपायर से कोई आया है, तो यहाँ पर चांग से सन ना जस्ट एक तीनों छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो हमारे कुरैन को बो करते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी मिस्टर कुरैन, मास्टर कुरैन। तो कुरैन बोलता है इट्स ओके इट्स ओके विंग मेरी वजह से लेट हुआ है, मैंने उससे बोला था कि मुझे एम्पायर में घूमना था एंड वो मुझे घुमाते घुमाते लेके आया था। विंग बोलता है पाउट करके, देखो ना मॉम मैंने आपसे कहा था ना मास्टर विंग सॉरी मास्टर वांग ही तो मुझे लेके गए थे और आप मेरे को हमेशा ऐसे डांटते रह जाते हो। मैं चाह रहा हूँ आपसे यहाँ पर से, और हाँ मास्टर कुरैन को कुछ खिला भी देना। इतना कहकर विंग वहाँ से भाग जाता है मटकते मटकते एंड यहाँ पर कुरैन बस उसे देखते ही रह जाता है। चांग से सन कुरैन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मास्टर कुरैन हमें माफ़ कर दीजिए, अगर हमारे बेटे ने आपके साथ कुछ टीज़ करा होगा, यहाँ पर आपको कुछ गलत बात बोली होगी, वो बच्चा है। कुरैन बोलता है ऑफ कोर्स नॉट मिस हुई क्वीन चांग से, उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा एंड आपका बेटा तो बहुत प्यारा है, बहुत रेस्पेक्टफुल है, उन्होंने मुझे सब हर जगह घुमाया विंग ने और सब कुछ बताया। जहाँ पर चांग से सन थोड़ा बहुत ना सांस में सांस आती है उनको, तभी भी चांग से भी आ जाते हैं, कुरैन का वेलकम करते हैं। और वैसे बात है कुरैन इतने बड़े एम्पायर का अंकल, राजा का अंकल है, तो वैसे बात है उनका भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पर वी क्लैन और यहाँ पर लैन क्लैन के वैंग क्लैन के थोड़े अच्छे रिश्तेदार थे, तो इस वजह से कोई भी उनके बीच में एनिमी वाली थिंकिंग नहीं थी। जहाँ पर कुरैन को बिठाया जाता है और फिर उनको टी सर्व की जाती है और ये सारी चीज़ें। तब उसके बाद हमारे कुरैन को के लिए हमारे रात तो हो चुकी थी, खाने का टाइम भी हो चुका था और विंग अपने कमरे में जाके ना कपड़े वपड़े निकाल के शावर लेकर नहा धो के फिर उसके बाद उसने दूसरे कपड़े पहने। तब उसके बाद वो भागते भागते हमारा चला गया डाइनिंग रूम में, जहाँ पर कुरैन हमारे जियांग शांग और यहाँ पर वी चांग से बैठे हुए थे और यहाँ पर मैं जो कांग से सन थी उन सबको खाना सर्व कर रही थी। विंग जैसे आता है ना पूरे रूम में ना एकदम हड़कम समझ जाता है। विंग बोलता है मॉम जल्दी जल्दी खाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इस तरीके से वो थाली पटकाने लग जाता है। कांग से सन जस्ट एक लुक देखती है विंग को कि गेस्ट आए हैं तमीज़ से। जहाँ पर वांग जी को हमारे जो कुरैन था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे विंग का ना ये चाइल्ड जैसा बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहता था कि उसके महल में भी ऐसी खिलखिलाहट सी आवाज़, ऐसी गिलगिलाहट, गिगलिंग और ये लाफिंग और बिला चाइल्डिश बिहेवियर वाला कोई एक माहौल भी वो चाहता था, जो कि विंग था। विंग बोलता है मॉम प्लीज़ भूख लग रही है, खाना दे दीजिए, आप मुझे घूरना बंद कीजिए। मास्टर कुरैन कहिए ना मुझे बहुत भूख लग रही है। जहाँ पर कुरैन बोलती है क्वीन चांग से आप पहले विंग को ही खिला दीजिए। जहाँ पर विंग जो था ना उसे सर्व किया जाता है, विंग खाने लग जाता है। तो उसके बाद जो वी चांग से थे वो अपने बेटे को देखकर सिर्फ सर हिलाते हैं और हमारा जांगशन विंग के ना बालों को सहलाता है और विंग खा रहा था एकदम प्यारी, एकदम गोलू मोलू रैबिट की तरह, जहाँ पर विंग बहुत प्यारा लग रहा था। और विंग इतना खा रहा था ना कि बस हमारा जो कुरैन था वो बस देखे जा रहा था, क्योंकि विंग बहुत खाता है, बहुत खाता है। कोई मतलब विंग के फेस को या फिर उसके बॉडी को देखकर बोल नहीं सकता कि विंग इतना खाता है। विंग को बहुत अलग अलग चीज़ें सर्व की गई थी, कुरैन को भी उसके हिसाब से कम स्पाइसेस वाली चीज़ें सर्व की जाती है। एंड क्या कहते हैं कुरैन उसे भी खाता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और कुरैन के एक जो एम्पायर था उसमें तो बहुत कम ऐसी मीठी मीठी चीज़ें आती है, बट जो भी हमारी कांगसे सर ने दिया था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। विंग को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस तरीके से विंग बहुत अच्छे तरीके से खा रहा था। देन उसके बाद हमारे विंग शांति से खा रहा था। वी चांग से बोलता है सो मास्टर कुरैन आपका यहाँ पर आना क्या मतलब, आप किसके लिए आए हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या वैंग एम्पायर में, आप हमें बता सकते हैं। कुरैन बोलता है कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, मुझे आपसे और क्वीन और क्या कहते हैं होने वाले किंग से कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पर ये सुन के ना कांग से जन और वी चांग से और जो जंगशा थी वो एक तरफ तीसरों की तरफ देखते हैं, जहाँ पर विंग तो बिल्कुल चुपचाप से खाया था, उसे क्या लेना देना ये पॉलिटिकल बात है। विंग तो बस खाना खा के जाके सोना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था।
तो इस तरीके से विंग ना आज आधा खाना खाता है। तो मतलब आधा खाना का मतलब विंग का आधा खाना 3 प्लेट खाना होता है, ठीक है? वैसे वो 4-5 प्लेट्स खाता है, तो यहाँ पर वो आधा खाना खा के जा रहा था। कुरैन बस विंग की प्लेट्स देख रहा था कि विंग ने 3 प्लेट्स खा दी। देन उसके बाद विंग बोलता है मॉम मैंने खा लिया है। ये देखकर ना कांग से सन उसकी तरफ देखते बोलते तुमने आधा खाना ही खाया है विंग। कुरैन भी लाइक आधा खाना? ये तो 3 प्लेट्स था। देन उसके बाद हमारी उसकी मॉम बोलती मुझे ये मत बताना कि तुम फिर से चटपटी चीज़ें लेके आए हो। विंग बोलता है मॉम मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ सच में, गॉड प्रॉमिस। जहाँ पर विंग ना बहुत प्यारी तरीके से झूठ बोला था और कुरैन ये देख कर ना बहुत ज़्यादा मतलब विंग को एडमायर कर रहा था। विंग बोलता है अब बस बहुत हुआ, मेरा पेट भर चुका है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसकी मॉम कुछ बोल सकती ना, विंग तब तक ये 9-2-11 हो गया था एंड हमारी कांग से हम अपना सर पीटने लग जाती कि इस लड़के का कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पर विंग ना भागते भागते गाना गाते गाते जा रहा था, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड वो सबको हाई फाई देकर जा रहा था। तब विंग अपने रूम में बैठ जाता है एंड वो ना चटपटी चीज़ों को मंच मंच करके खाने लग जाता है एंड डोर को बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद विंग को भी नींद आ जाती है एंड विंग सो जाता है। अब हमें ना रात के करीबन 10 या 11 बजे का सीन दिखाते हैं। स्टडी रूम में कुरैन, वी चांग से, कांग से सर, हमारे चंगशा वो सब बैठे हुए थे स्टडी रूम में और वो इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी है ना, या फिर उनके क्लैन से कोई गलती तो नहीं होगी, कि कहीं तो उनके क्लैन में कोई हमला तो नहीं होने वाला है। इस तरीके से थोड़े बहुत चिंता में थे वो सभी के सभी। कुरैन उनके फेस को देखता है एंड वो बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस मुझको आप कुछ कैजुअली से बातें करनी है। वही चांग से बोलता है कि हाँ बोलिए मास्टर कुरैन, आपको क्या बात करनी है। कुरैन बोलता है जैसे कि आप जानते ही हो मेरे नेफ्यू के बारे में कि वो वांग अम्पायर का राजा है, लैन वांगची। हमारा जो वी चांग से था वो बोलता है ऑब्वियस सी बात है मास्टर कुरैन, आपके नेफ्यू के बारे में कौन नहीं जानता है। आपके नेफ्यू के बारे में दूर दूर तक किस तरीके से बातें चलती है, कितने सारे शूरवीर वो हैं, और कौन नहीं जानता आपके बारे नेफ्यू के बारे में, लैन वांगची के बारे में। तो यहाँ पर कुरैन बोलता है हाँ, तो आप जैसे जानते होंगे ना मेरा नेफ्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 26 या 27 ईयर ओल्ड वो हो चुका है एंड यहाँ पर हम सोच रहे थे कि उनका शादी अब करवा दिया जाए। तो ये सुन के हमारा हमारा वीचांग से बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है शादी का जो जोड़ा था उनको जोड़ना। तो कुरैन बोलता था हाँ इसलिए मैं वेकलैंड पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नेफ्यू का शादी मैं चाहता हूँ कि मेरे नेफ्यू का शादी किस ऐसे पर्सन से हो जो कि शूरवीर भी हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो, और साथ साथ एक ऐसा पर्सन हो जिसे मतलब बहुत नॉटी हो, प्यारा सा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन हो, जिसे बोलने में कोई झिझक ना हो और जो वो चाहता है मन की बात वो बोल सके और वो वांगजी के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पर सभी के सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो कुरैन बोलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपने आपके बेटे का जो मेरे बेटे का जो नेफ्यू है उसका हाथ आपके बेटे के हाथ में, छोटे बेटे के हाथ में, वो विशन के हाथ में देना चाहता हूँ। ये सुन के कांग से और वी चांग से और जो जंगशा था वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो वी चांग से था वो बोलता है बट हमारा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा नटखट है और बहुत ज़्यादा वो है, बट अगर गलती से उन्होंने कुछ बोल दिया तो। तन उसके बाद हमारा कुरैन बोलता है कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। जब मैंने आपके बेटे के साथ आज शाम गुजारी, आई मीन से आपके साथ बेटे के साथ मैं घूमा फिरा, तब मुझे समझ में आ गया कि वींग के अलावा कोई और भी नहीं है जो हमारे वांगजी की ज़िंदगी में आ सके और क्या कहते हैं फिर से उसे प्यार करना सिखा सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो हम दोनों फैमिली एक हो सकती है। एंड क्या कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी पे प्रेशर डालें, आप विंग से पूछ सकते हैं, उसकी रजामंदी ले सकते हैं, तभी हम कोई चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये सुन के हमारा जो वी चांग से थे और यहाँ पर सभी के सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वी चांग से बोलते हैं मास्टर कुरैन वैसे तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने हमारे विंग को इतना ज़्यादा काबिल समझा कि लैन वांगजी का शादी वांगजी से उसका रिश्ता जोड़ने का चाहे, पर हम चाहते हैं कि एक बार हम विंग से भी बात कर लें। कुरैन बोलता है ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको मना नहीं करूँगा क्योंकि आफ्टर ऑल विंग ही जो है उसको ही फ़ैसला लेना है और विंग जो भी फ़ैसला ले मुझे मंज़ूर होगा। मैं उसको प्रेशर नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो शादी करना चाहता है तो वो शादी कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं कर सकता है। मैं कभी भी कोई भी बोझ नहीं डालना चाहता हूँ उसमें। तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप सब एक दूसरे के साथ रज़ामंदी कर सकते हैं और जैसे आपका रज़ामंदी हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि तब तक जब तक आप मुझे फ़ैसले का जवाब दीजिएगा, कल परसों तक दे दीजिएगा, तब तक मैं यहीं पर ही वैंग अम्पायर में रहूँगा। एंड उसके बाद अगर आप मान जाते हैं तो आपको शगुन शगुन देकर देन उसके बाद हम यहीं पर ही वेडिंग की जो डेट थी उसे फ़िक्स करवा देंगे। तो
वी चांग से और चांग से सन नोट करती है। देन उसके बाद हमारा जो कुरैन था वो अपनी चैम्बर में चला जाता है सोने के लिए, जो कि इसके लिए प्रिपेयर कर दिया गया था। यहाँ पर वी चांग से सन और यहाँ पर हमारे जो जंगशा थे वो भी चले जाते हैं। अब इधर ना हमें नाइट का सीन दिखाते हैं। वी चांग से और कांग से सन ना हमारे रूम पे थे एंड यहाँ पर वो बातें कर रहे थे। वी चांग से थोड़े कश्मकश में थे। वी चांग से बोलता है कि कांग से सन तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी सही है? कांग से सन बोलती है वैसे तो मैंने वांग एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि किस तरीके से वहाँ पर शूरवीरों के खानदान हैं, एंड साथ साथ वहाँ पर जो लैन बांग जी उनके बारे में भी काफ़ी सारा सुना है। तो आप क्या सोचते हो, क्या सच में विंग का शादी वहाँ करवा देना चाहिए? वैसे भी विंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है एंड अगर मास्टर कुरैन हमारे घर पे आए हैं इतने ज़्यादा मतलब वो लेकर आशा लेकर कि हमारा विंग उनके यहाँ का क्वीन बनेगा एंड यहाँ पर साथ साथ वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? उसके फादर बोलते हैं मुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता है, बट मैं चाहता हूँ कि वीन को क्या लगता है ये फ़र्क पड़ता है। हम कल ही सुबह वीन को बुलाएंगे एंड उसके बाद उससे पूछेंगे क्या सच में वो इस रिश्ते से हाँ बोलता है। अगर वो हाँ बोलता है तो हम उसका शादी करवा देंगे, नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे अपने बेटे के साथ में। तो यहाँ पर हमारा जो कांगसा सन थी वो बोलता है हाँ ये ठीक है, वो ही डिसाइड करेगा कि वो वांगजी से शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और मुझे पता है अपने बेटे के बारे में कि वो क्या कहते हैं सही ही चुनेगा। ये सुन के हमारे बी चांग से नोट करता है। तन इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं, तन सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग ना करीबन हमारा 4 बजे ही उठ गया था। ऑब्वियस सी बात है विंग 4 बजे ही उठ जाता है। तन उसके बाद वो स्वाइट फाइटिंग के लिए जाता है। 4 बजे विंग उठ के फटाफट से, मतलब 4 बजे तो कोई भी नहीं उठता लेकिन विंग उठा करता था, तो ये विंग का आदत था, वो 4 बजे ही उठ जाया करता था। तो सुबह विंग 4 बजे उठ गया था एंड यहाँ पर वो गार्डन में जाकर स्वॉर्ड फाइटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो करने लग जाता है। कुरैन भी कहीं ना कहीं सुबह उठ जाया करता था, पर वो 5 बजे कुछ उठता था, तो कुरैन ना 5 बजे कुछ टहलने टहलने जाता है एंड यहाँ पर वो गार्डन के पास में जाता है। जैसे वो गार्डन के पास में जाता है तो वो देखता है कि एक मतलब फिगर कुछ स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था। तो कुरैन और ज़्यादा आगे जाके देखता है तो उसे दिखाई देता है विंग वहाँ पर स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। एंड विंग के जो स्ट्राइक थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे और विंग ना पेड़ के पास में ही उन सारी चीज़ों को ना प्रैक्टिस कर रहा था। कुरैन जब ये सारी चीज़ें देखता है ना तो वो देखता रह जाता है, क्योंकि विंग ना सिर्फ दिखने में ही या फिर काम, मतलब उसका दिल ही नोटी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल था। कुरैन उसके स्ट्राइक्स को स्टडी करता है एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि विंग बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस, बहुत सालों से प्रैक्टिस पर्सन है। दो विंग का पर्सनैलिटी उसके मतलब क्या कहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी मतलब जो भी है वो उसकी स्किल से मैच नहीं खाती है। उस पे कहावत वो है ना कि उसका बुक जो था वो कवर से जज नहीं करनी चाहिए, वही विंग पे एकदम परफेक्ट फिट पड़ रही थी। एंड यहाँ पर कुरैन बस सोच रहा था। विंग स्ट्राइक देखते देखते करीबन 2 घंटे हो जाते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही वो मतलब क्या कहते हैं अपने प्रैक्टिस को ख़त्म करता है, वो पीछे देखता है तो वहाँ पर मास्टर कुरैन खड़े थे। विंग जब उन्हें देखता है ना तो वो उनको मतलब जो सुबह की जो गुड मॉर्निंग थी उन्हें विश करता है एंड उनसे बोलता है अरे मास्टर कुरैन आप यहाँ पर, आप सो नहीं रखे हैं अभी तक? कुरैन बोलता है मैं सो गया था बट मैं जल्दी उठने वाला इंसान हूँ। वही बोला है तो अच्छी बात है, आपका और मेरे बातें कितनी ज़्यादा मैच करती है ना। वैसे विवेक लैंड में कोई भी जल्दी नहीं उठता है और मैं सोचता हूँ कि 4 बजे उठने से सब कुछ सही हो जाता है, हेल्दी रहता है। आप कहीं ना कहीं मेरे से बिलोंग करते हो। तो इस तरीके से विंग बोलता है एकदम प्यारी वॉइस में, साथ साथ बहुत ज़्यादा कूल टाइप में बोलता है, जो कि कुरैन को बहुत पसंद आता है। कुरैन बोलता है तो उसके बाद कुरैन ना विंग से पूछता है कि तुम्हारे जो फाइटिंग स्किल्स है, स्ट्राइक्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम कब से ट्रेनिंग ले रहे हो विशन? तो यहाँ पर विंग बोलता है कि जब से वो करीबन 11 साल का था तब से वो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था, और वैसे भी उसे स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से वो यहाँ पर विंग हमारा कुरैन को बताता है। देन कुरैन और विंग कुछ बातें करते हैं। उसके बाद विंग ना शावर लेने के लिए चला जाता है एंड कुरैन भी रेडी होने के लिए चला जाता है। इधर ना जैसे ही वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं तो विंग ना फटाफट से खा रहा होता है, क्योंकि खाने के बाद तो उसे खेलने जाना था ना, तो इस वजह से वो खा रहा था। यहाँ पर चांगसा सन थी, वो बोलती हैं विंग तुम खाने के बाद हमसे स्टडी रूम में मिलो, हमें तुमसे बात करनी है। विंग बोलता है मॉम आपको पता है ना कि आज मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, और आपको पता है ना सुबह मेरे से कोई काम नहीं होता है, मैं आपका काम शाम को कर दूँगा ना। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है हमें तुमसे कुछ बात करनी है विंग, तो प्लीज़ कुछ समय के लिए। विंग बोलता है ओके बट जल्दी करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना है मार्केट में जाके। देन उसके बाद वो नोट करते हैं एंड उसके बाद ना सभी के सभी हमारे
मतलब बैठ जाते हैं स्टडी रूम में। अब विंग था एकदम सेंटर में बैठा हुआ और उसके चारों तरफ कुरैन, वी चांग से, जांग चैंग और हमारी कांग सुसान ही बैठी हुई थी। और विंग भी लाइक उसने ऐसा क्या कर दिया कि सभी के सभी उसको ऐसे मतलब घेर के बैठ रखे हैं। विंग बोलता है आप कुछ जल्दी बताओगे, आधा घंटा हो चुका है, आप तब तक शांत में ही हो और मुझे घूरे जा रहे हो कि मेरी शक्ल में कुछ लगा है मॉम। देन उसके बाद कांग से सन बोलती है नहीं बेटा, हम सिर्फ देख रहे हैं और आज जो हम तुमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ को लेकर। विंग बोलता मॉम प्लीज़ जल्दी पूछिए ना, मुझे जाना है। देन उसके बाद वी चांग से बोलता है विंग वेट करो बेटा। देन उसके बाद विंग नोट करता है। देन उसके बाद बोलता है ओके बाबा बोलिए क्या करना है आपको। देन उसके बाद वी चांग से बोलता है विंग ऐसे तुम जान चुके हो कि तुम अब 18 साल के हो चुके हो एंड तुम्हारा उम्र भी होने वाला है शादी का। देन उसके बाद विंग बोलता है हाँ पापा मैं जानता हूँ कि मैं शादी का उम्र हो चुका है। देन अभी शादी का कोई आया है ना रिश्ता ना, तो फिर आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो उसके बाद उसके बाबा बोलते हैं तुम जानती हो मास्टर कुरैन हमारे आए हैं हमारे किंगडम में और तुम्हें पता है वो कई चीज़ के लिए आए हैं। तो विंग बोलता है ओबियस सी बात है, हमारा किंगडम इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा प्यारा है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है हमारे किंगडम में और मास्टर कुरैन इतने दूर से आए हैं और वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इस तरीके से विंग बोलता है। चंगशा बोलता है नहीं विंग वो घूमने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे रिश्ता लेके आए हैं। ये सुन के विंग शॉक। विंग बोलता हाँ, तो क्या कहते हैं कांग से बोलती हाँ बेटा वो तुम्हारा रिश्ता लेके आए हैं। मास्टर कुरैन चाहते हैं कि वो तुम्हारा हाथ उनके प्यारे बेटे हमारे किंगडम के वांग किंगडम के जो एम्पायर है लान वांगजी के हाथ में देना चाहते हैं। ये सुन के विंग भी लाइक उसका ज़मीन जो था ना वो खिसक गया। ऐसा नहीं था विंग शादी नहीं करना चाहता था, बट इतना जल्दी उसका काम तमाम हो जाएगा उसे पता भी नहीं चला। देन उसके बाद वी चांग से बोलता है बेटा ऑल्दो हम जानते हैं विंग कि तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेटा ये तुम्हारे लाइफ का डिसीज़न है, जो तुम लेना चाहोगे हम वही करेंगे, अगर तुम नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे। और कुरैन मास्टर कुरैन ने ये बोल भी दिया है मास्टर कुरैन ने कि जो तुम्हारी रजामंदी होगी उसी हिसाब से हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो बताओ क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो उनके साथ। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो सोचने लग जाता है। तो विंग बोलता है क्या मैं मास्टर कुरैन से बात कर सकता हूँ अकेले में। तो यहाँ पर वो सभी नोट करते हैं एंड बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अब विंग को क्या बात करना है मास्टर कुरैन से। थोड़ी देर के बाद हमारे सभी के सभी बाहर चले जाते हैं और सिर्फ मास्टर कुरैन और यहाँ पर विंग रह जाते हैं। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि आप मेरा रिश्ता लेके आए हैं। तो यहाँ पर कुरैन बोलता है हाँ बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता लेके आया हूँ। ऑल्दो मुझे पता है कि कोई भी वांगजी से मतलब वांगजी इतना सरल इंसान नहीं है कि कोई उससे शादी करना चाहेगा, इतना ज़्यादा क्रूल कठोर उसका बिहेवियर है, साथ साथ हर कोई उससे डरता है। बट विंग मैं तुम्हें एक आश्वासन देखूँगा कि तुम जो भी डिसीजन लोगे हम उसी को ही मानेंगे, हम तुमको कभी प्रेशर नहीं करेंगे। तो अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, और नहीं करना चाहते तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। इस तरीके से कुरैन बोलता है कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे सामने, और अगर तुम हाँ बोल देते हो तो तुम्हारी प्रोटेक्शन का हर जिम्मा मैं लेने को तैयार हूँ। इस तरीके से हमारा कुरैन आश्वासन दे रहा था विंग को लेकर। विंग बोलता है वैसे मैं आपके वांगजी से नहीं डरता हूँ, ऑल्दो मुझे पता है कि वो बहुत बड़े वॉरियर हैं, लेकिन अगर मैंने तक कुछ नहीं किया है ज़िंदगी में, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं कभी भी किसी से नहीं डरता हूँ। ये सुन के हमारे कुरैन को बहुत अच्छा लगता है कि विंग इस तरीके से नहीं डरता है किसी से भी, कहावत कहानियों ये सारी चीज़ों पर। देन विंग बोलता है बट मेरी कुछ शर्तें हैं। कुरैन बोलता है ऑफ कोर्स विंग जो भी तुम चाहोगे हम वो करने को तैयार है, तुम अपनी शर्तें बता सकते हो बेटा, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। विंग बोलता है पहली शर्त मेरी ये है कि मैं शादी के बाद में कोई भी वैंग क्लान का रूल नहीं मानूंगा। कुरैन उसकी तरफ देखता है। विंग बोलता है ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपके किंगडम का रूलों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट अंकल मतलब जो भी मास्टर कुरैन, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि फ्रीडम के साथ जिया हूँ और पला बड़ा हूँ। पैदा मैंने यहाँ पर हुआ जहाँ पर कोई रूल नहीं रहता है, रेगुलेशन नहीं रहता, सिर्फ प्यार मोहब्बत के साथ लोग रहते हैं और बोलने से नहीं चूकते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर में हाँ भी बोल देता हूँ ना, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझ पे कोई अनवांटेड रूल्स को नहीं थोपेंगे। आई मीन टू से मैं फॉलो करूँगा रूल, लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये जो रूल है ये बकवास है, इसे कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और इससे मेरी फ्रीडम के ऊपर एक आँच आएगी, तो मैं उसे कभी भी नहीं करूँगा फॉलो। इस तरीके से विंग एक पहला अपना प्रॉमिस मांगता है। कुरैन जब इस बात में सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विंग की बात पॉइंटेड है, वो क्यों उन रूल्स को मारे जो कि एक फालतू है, जबकि विंग एक वे किंगडम का मेंबर है, राजकुमार है बचपन से ही।
बहुत ज़्यादा खुशी के बीच में पला है, फ्रीडम के बीच में पला है और कोई स्ट्रेस के बीच में पड़ा है। तो यहाँ पर कुरैन बोलता है ओके, मैं तुमसे तुम्हारा वादा एक्सेप्ट करता हूँ कि हम तुम पे कोई अनवांटेड जो रूल है उसको नहीं थोपेंगे। विंग नोट करता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो कुरैन की तरफ देखता है एंड वो बोलता है एंड मेरा सेकंड जो रूल है, सॉरी, जो मेरा सेकंड वादा है वो यही चीज़ को लेकर है कि आप मुझे किसी चीज़ को लेकर स्टॉप नहीं करेंगे। जो मैं करना चाहता हूँ मैं मुझे वो करने दीजिए, करेंगे। मैं अगर घूमना चाहता हूँ तो मुझे घूमने देंगे। मैं बाहर से दूर जाना चाहता हूँ तो मुझे जाने देंगे और मुझे राज्य घूमना है तो आप राज्य घूमने देंगे। मुझे कोई भी चीज़ में मना नहीं करेंगे आप मुझे। और तो आप मुझे डांट सकते हैं अगर मैंने कोई चीज़ गलत करी हो, बट अगर मैं कुछ चीज़ अपने मन से करना चाहता हूँ या फिर अपनी किसी हॉबी को फॉलो करना चाहता हूँ तो आप उसमें मना नहीं करोगे, आप भी नहीं और मेरे होने वाले हस्बैंड भी नहीं। कुरैन जब भी बोलता है तो ठीक है। और देन उसके बाद विंग बोलता है एक और कि जब मैं वहाँ जाऊँगा ना तो आप मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे हायर को लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी मेरी अभी स्टार्ट हुई है और मैं इतनी जल्दी ज़बरदस्ती के साथ ना किसी भी रिश्ते में बनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद में मेरे को कुछ समय दिया जाए ताकि मैं आपके नेफ्यू को समझ सकूँ, जान सकूँ वो किस तरीके से इंसान है और क्या कहते हैं धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जाएँ। मुझे किसी चीज़ में थोपा ना जाए कि मुझे हायर करना पड़ेगा या फिर किसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे झुक के रहना पड़ेगा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तीसरी बात ये है कि मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो मुझे पता है कि बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर जो होने वाली क्वीन है या फिर जो भी शादी के बाद जो ये सारी चीज़ें नहीं करनी देते, बट मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं वहाँ पर प्रैक्टिस भी करना चाहता हूँ और उसे मुकम्मल भी करना चाहता हूँ। मैं फाइटिंग भी करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें मांगता है, जहाँ पर कुरैन को ना हर पॉइंट कहीं ना कहीं एक रीज़नेबल लगता है। तो यहाँ पर कुरैन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विंग बोलता है अगर आपको ये सारी चीज़ एक्सेप्टेड है तो मैं तैयार हूँ आपके नेफ्यू के साथ शादी करने के लिए, बट मेरी वहाँ पर अगर कहीं पर भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचा तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। कुरैन बोलता है तुम फिक्र मत करो विंग, हम तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का एकदम ध्यान रखेंगे, तुम्हें इस चीज़ के लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है तो ठीक है, अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो मैं तैयार हूँ आपके बेटे से लैन वांगची से शादी करने के लिए। ये सुन के क्वीन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड वो बोल रहा है थैंक यू विंग हम पे ट्रस्ट करने के लिए। विंग नोट करता है, उसके बाद बोलता है अब मेरा समय आ चुका है, मुझे खेलने जाना है। कुरैन बोलता है ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो एंड उसके बाद विंग वहाँ से भाग के चला गया। विंग को पता नहीं क्यों उसके दिल में एक धक धक सी हो रही थी, उसे समझ नहीं आया कि उसका शादी डे हो गया है और जिसके जितने भी उसके सारे रूल थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लीजिए। विंग को नहीं पता था उसका लाइफ आगे कैसे होने वाला है, शादी के बाद क्या होने वाला है, बट उसे इतना पता है कि यहाँ पर वो जैसे भी जिएगा अपनी लाइफ एकदम सस्पेक्ट के साथ जिएगा। मुझे उसके बिल्कुल इसे फंदर डाल के उसे जीने का कोई हलाल नहीं है। उसने बचपन से ही सोच रहा था अगर उसके बचपन में भी कहीं पर भी बड़े होकर शादी हो जाएगी तो ये रूल्स तो वो ज़रूर सबको देगा एंड अगर वांग क्लैन ये मान लेता है तो उसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो वहीं वहाँ से चला जाता है और जाते जाते ना वो सोच रहा था कि सच में उसका शादी हो रहा है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। और हो भी रहा है वांग अम्पायर के लैंड वांगची का, जिसका नाम विंग ने काफ़ी ज़्यादा बार सुना था लेकिन कभी उसने वांगची को देखा नहीं था। इस तरीके से जैसे कुरैन विंग चला जाता है तो सारे के सारे लोग आते हैं, मतलब जो ख़ानदान के थे। तन उसके बाद वी चांग से बोलता है कि विंग ने क्या बोला। तन उसके बाद कुरैन सारे रूल्स और रेगुलेशन को बताता है जो कि विंग ने मांगे हैं। और कुरैन जो था ना उसे यकीन नहीं हुआ कि विंग के मतलब विंग था बहुत ज़्यादा चुलबुला और पटपटा सा, बट उसे ये पता नहीं था इस तरीके के रूल्स हमारे विंग के मन में चलते थे। तो कुरैन जो चांग से सन बोलते मुझे माफ़ कर दीजिए हमारा बेटा कुछ ज़्यादा मांग रहा है। तो कुरैन बोलता नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है। उसने जो भी पॉइंट रखे एकदम वैलिड रखे। विंग वही क्लैन का राजकुमार है, बचपन से यहाँ पर खुले में जिया है, वादियों में घूमा है और साथ साथ उसने किसी से भी छुप के रहने का कोई काम नहीं किया है। और साथ साथ वो जो भी करता है सामने करता है, मुंह के सामने बोलता है। और ये सारी चीज़ें ये सारे रूल्स तो इम्पॉर्टेंट है ना। ऑब्वियस सी बात है मैं कभी भी विंग को एक जेल में नहीं बांधना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ विंग खुल के लैंड क्लैन में घूमे, खुल के अपना बचपन जिए, क्योंकि ऑल दो हम जानते हैं कि विंग जो है ना वो अभी भी यंग है, अभी भी बच्चा है। वो अभी भी 18 साल का हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली बात है समय और उसके जो जगह थी वो चेंज होने वाली है, लेकिन फिर भी हमसे जो होगा हम वो करके दिखाएंगे। और हम सिर्फ आपसे वादा कर सकता हूँ कि मैं कि विंग को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी हमारे यहाँ से किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर हमारा जो कांगसे सन थी वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से हमारी बेटे के जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मान चुके हैं। वैसे भी हमने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला पोसा है, हम नहीं चाहते उसकी ज़िंदगी में आगे इतनी ज़्यादा पत्थरों
कि वो सहन ना कर पाए। ऑल्दो हम जानते हैं कि विंग हर चीज़ों को पार कर सकता है, लेकिन हमारे विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसके दिल में कोई बात घर चढ़ जाती है ना, तो ज़िंदगी भर वो नहीं भूलता है। और अगर कोई उसके कैरेक्टर पे कोई हाथ उठा देता है ना, तो विंग कभी नहीं सहन कर पाता। ज़िंदगी भर वो अपना फेस पलट के नहीं देता उस पर्सन को देखकर जो कि उसके कैरेक्टर पे हाथ उठाता है। तो इसी वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्लैन सबसे छोटा है। हमारे क्लैन छोटा है, आपके क्लैन को आगे लेकर हम सिर्फ रेस्पेक्ट कर सकते हैं। कुरैन बोलता है आप ऐसा मत बोलिए। हम दोनों ख़ानदानों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है और हम चाहते हैं कि आपके सारी रिस्पेक्ट मिले, तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। तो यहाँ पर सभी नोट करते हैं। देन उसके बाद कुरैन और यहाँ पर वी चांगसे के बीच में एक समझौता भी होता है जो कि होता है शादियों में। तो समझौते में लेटर लिखा जाता है, साइन किए जाते हैं। देन उसके बाद एक दूसरे को दे दिया जाता है। उसके बाद कुरैन अलविदा लेता है उन सभी से और विंग हमारा जो कुरैन था शाम को ही निकल गया था विंग से मिल के, विंग को कुछ तोहफे देकर जो कि उनके क्लैन से लाए गए थे। ऑब्वियस सी बात है, जो ब्राइड के तोहफे थे हमारे विंग को दे दिए गए थे जो कि बहुत सारा थे और विंग उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेता है और कुरैन को रिस्पेक्ट के साथ उसे भेज भी देता है। साथ साथ हमारे जो वी चांगसे की तरफ से भी कुछ गिफ्ट हमारे वांगची के लिए भेजे जाते हैं, उनके क्लैन के लिए भेजे जाते हैं इस तरीके से। और कुरैन वहाँ से रवाना हो जाता है और विंग को यकीन नहीं हो रहा था, उसका शादी फिक्स हो चुका है। पर ऑल्दो जो भी चीज़ है ना, बट विंग ने एक्सेप्ट कर ली थी और विंग बहुत ज़्यादा दुखी भी था कि यहाँ पर जल्द से जल्द वो अपने वही क्लैन से चला जाएगा। वो ये भी जानता था कि ये तो कभी ना कभी होने वाला है, उसका किस्मत कहीं और ही लिखा गया था। बट फिर भी वो जैसा भी है वो तैयार था अब शादी के लिए। और कहीं न कहीं वो देख भी रहा था कि उसके फादर और मदर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि उनका शादी कुछ वैंग क्लाइन से है। ऑल्दो विंग को ये नहीं था कि मतलब मुझे शादी इतने बड़े इंसान से करनी है, बट उसे ऐसे पर्सन से शादी करनी थी जो कि इसके जो ये 3-4 रूल्स हैं ना, उन सभी को मतलब जो इच्छाएँ हैं उसे कंप्लीट कर सके। चाहे वो इंसान कैसा भी हो, फ़कीर तक हो, तो विंग उससे शादी कर लेगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर कुरैन ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी, तो इस वजह से विंग ने हाँ बोल चुका था। विंग नहीं समझ पा रहा था, उसे नहीं पता था कि इसका होने वाला हस्बैंड किस तरीके से है। लेकिन फिर जैसा भी है विंग कोशिश करेगा हर चीज़ पे, विंग कोशिश करेगा बट कभी भी अपना चाइल्डिश बिहेवियर नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से जब कुरैन हमारे लान क्लान में पहुंचा तो वहाँ पर वेक वांग क्लान में एम्पायर में पहुंचा। तो उसके बाद ना कुरैन ने फरमान जारी कर दिया कि यहाँ पर हमारे वी क्लैन और वांग क्लैन के बीच में शादी का जो प्रस्ताव थे वो एक्सचेंज हो चुके हैं एंड यहाँ पर उनके जो छोटे राजकुमार हैं उनके साथ हमारे वांग जी का शादी होने वाला है। और जब सबको पता चला तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे लोग कि उनके अम्पायर का शादी होने वाला है। ऑल्दो वांग जी को जब ये खबर मिली तो उसे कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन उसे इतना पता था कि यहाँ पर जो उसके अंकल करेंगे वही सब कुछ ठीक रहेगा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके होने वाला जो पार्टनर है वो कैसा है, जो उसके अंकल ने बोल दिया वही सब कुछ हो गया उसके लिए। तो उसके बाद हमारे वांग जो थे ना, मिस्टर वांग, वो काफ़ी ज़्यादा कुरैन जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे विंग का उनके नेफ्यू की ज़िंदगी में आने का एंड यहाँ पर उनके नेफ्यू की ज़िंदगी को चेंज करने का। इस तरीके से समय थोड़ा बीचने लग जाता है। 1 महीने के बाद उनका शादी फिक्स किया गया था एक अच्छे मुहूर्त पे एंड वो 1 हफ़्ता आने ही वाला था। कल वांग जी का शादी था विंग के साथ में और विंग को समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। विंग को अलग-अलग कपड़ों का जो थे ना सेट उसको पहनाए जा रहे थे एंड यहाँ पर विंग आज काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा मायूस था क्योंकि कल वो चला जाएगा शादी करके, इसलिए हमारे उसने ना शाम से पहले ही ना सारे लोगों से मुलाकात कर ली थी। सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे बट खुश भी थे, उनके प्रिंस की शादी हो रही है और सभी के सभी उनसे बोलते हैं कि वो उनसे मिलने भी आया करेंगे, साल भर में एक बार तो आया करेंगे। तो विंग भी उनसे वादा करके चाहता है कि वो साल भर में एक बार उनसे मिलने आएगा। जहाँ पर विंग ने ना सारे लोगों के लिए एक लास्ट बार ना जितने भी तोहफे थे वो प्रिपेयर करे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ब्यूटीफुल थे और सभी को उन्होंने बांट दिए थे। सब विंग के जितने भी दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, बिलख रहे थे कि उनका दोस्त की विदाई हो जाएगी। बट विंग ने उनको समझाया था ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक बार तो उन्होंने करना पड़ता है, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। और ये सारी चीज़ें विंग सभी के सभी अरेंज करके जा रहा था। अभी ना विंग खिड़की के पास में थोड़ा चुपचाप बैठा हुआ था। वैसे तो विंग ना बहुत उधम मचाया करता था, लेकिन आज वो चुपचाप से था और अपनी बांसुरी को बजा रहा था। वहाँ पर ना एंट्री होती है हमारे जो जांग चेन थी उनकी। देन यहाँ पर जांग चेन बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता था, साथ साथ विंग को मतलब बहुत मतलब अडोर किया करता था। वो उसका छोटा भाई है, उसके बिना वो कैसे जिएगा, उसे यकीन नहीं होता विंग इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका, उसका शादी होने वाला है। इस तरीके से जंगशा जैसे ही आता है ना वो विंग को देखता है, विंग जैसे ही अपने भाई को देखता है ना तो वो अपनी बाजुओं को बंद कर देता है। जंगशा बोलता है विंग आर यू ओके।
विंग बोलता है, विंग ना फिर जंगचा को हक कर लेता है एंड यहाँ पर ना उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग बोलता है मुझे नहीं जाना आपसे दूर, मुझे नहीं जाना है। जंगशा बोलता है इट्स ओके विंग, ये तो होता ही है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी ने एक दिन, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग कि तुम डर के मारे नहीं जा रहे, तुम एक शूरवीर वे के रूप में जा रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और अगर तुम्हें कोई सी भी चीज़ गलत लगती है ना तो हमारे वीक लैंड के जो डोर है ना, दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे मेरे छोटे भाई। जहाँ पर विंग बोलता है गगा आई मिस यू सो मच, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि अब मैं वापस कब आऊँगा। जहाँ पर उसके ब्रदर थे वो बोलता है ऐसा मत बोलो, हर साल तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा, हमेशा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जहाँ पर विंग बोलता है ठीक है, मैं हर साल ज़रूर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं, कुछ मतलब पुरानी बातों को याद करते हैं एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें विंग से बातें करते करते बहुत ज़्यादा शाम रात हो गई थी एंड विंग कब सो गया उसे पता भी नहीं चला और जंक्शन ने उसको टक करके बेड में लेटा दिया एंड उसके फोrehead पे किस करके वो वहाँ से चला गया। उसी तरफ से हमारे जो वांगजी था, मतलब वांगजी अपनी जितने भी जो ड्रेसेस थे उसको फिट करवा दी गई थी और वांगजी ना तो खुश था ना तो दुखी था, वो सिर्फ नॉर्मल था। रात को ही उनकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो सभी अपने खेमे के साथ चले गए क्योंकि सुबह तो उनका दोपहर तक शादी थी एंड जहाँ के वहाँ पर पहुँचना भी तो था। तो आज ना हमारा जो वांगजी के कुछ सिपाही और कुरैन साथ में ही सभी के सभी ना हमारे वांग कुरान से चले गए थे शादी के लिए, विंग का हाथ मांगने के लिए, मतलब हाथ नहीं, शादी करके उसे वापस लाने के लिए। ऐसे ही हो जाता है, वो जाने लग जाते हैं। देन उसके बाद जैसे रात होती है तो वो वेकलैंड के जो सरहद है उसके पास में ही वो खेमा लगा लेते हैं ताकि वो आराम से रात को रेस्ट कर सकें। अभी वांगजी अपने कुछ काम कर रहा था, तभी ना वहाँ पर कुरैन उसके मतलब जो था ना कैंप में आता है एंड जैसे वो आता है तो वांगजी उनको वो करता है, कुरैन भी आके बैठ जाते हैं, वांगजी बस बैठ जाता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी बोलता है अंकल आपने आराम नहीं किया। हमारा जो कुरैन था वो बोलता है वांगजी कल तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा, आई होप तुम विंग के जितने भी रूल्स हैं जो कि मैंने तुम्हें बताए हैं उसमें मुकम्मल करोगे। मैंने उसे मुँह जवानी दी है कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करवाऊँगा और मैं उसे कोई चीज़ में थोपना नहीं चाहता हूँ वांगजी। आई नो तुम्हें रूल्स को फॉलो करने वाला पर्सन अगर रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता तो तुम उसे पनिशमेंट देते हो, लेकिन मैं उसको ज़ुबान दे के आया हूँ और ऑल्दो मुझे पता है कि विंग इतना भी बुरा इंसान नहीं है, विंग कभी भी बुरा इंसान नहीं है, तो इतना तो बनता ही है उसका क्योंकि वो इतने आज़ाद वाली इन्वायरमेंट में घुमा फिरा है, तो ये तो उसका हक बनता है कि वो कुछ ना कुछ अपने पति से या फिर उनके होने वाले एक फ्यूचर फैमिली से कुछ मांग सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमेशा तुम विंग को खुश रखोगे। वांगजी जो कि अपने अंकल की तरफ देखता है एंड वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा होने वाला हस्बैंड या फिर पार्टनर आपने जो भी चूज़ किया है, ऑल्दो अगर उसका यही मानना है कि उसे आज़ादी चाहिए और ये सारे जो 3-4 रूल्स उसने आगे रखे हैं तो वो उसे दिए जाएंगे। ये नहीं कि वो मैटर करता है, ये कि आप जुबान दे के आए हो अंकल और आपकी जुबान मैटर करती है मेरे लिए। उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी लैंड क्लैन में, वो जो पोजीशन का हकदार है उसे वो मिल के रहेगा, बट आप मुझसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट मत करना प्लीज़, क्योंकि आपको पता है ना मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मैं विंग को हर चीज़ देने को तैयार हूँ, उसका रिस्पेक्ट, उसे पोजीशन, सारी चीज़ें वो डिज़र्व करता है और जो भी चीज़ें हैं, बट मैं उसे समय नहीं दे सकता, ये चीज़ वो बोलता है। कुरैन को ये बात सुन के काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो ये जानता था कि कहीं ना कहीं विंग को भी यही चाहिए था, उसे भी एक समय की ज़रूरत चाहिए थी, क्योंकि वो ऑल दो विंग ने पहले ही बोल चुका था कि वो पहले से मतलब ये सारी हायर्स ये सारी पोजीशन नहीं चाहता था, उसे धीरे धीरे करके वांगजी को जानना था। और वांगजी जैसे बात कर रहा था कहीं ना कहीं ये कुरैन समझ चुका था कि विंग को टाइम लगेगा वांगजी को समझने का, और ये नॉर्मल है। और कहीं ना कहीं हमारे कुरैन के अंदर एक होप थी कि विंग एक ना एक दिन विंग वांगजी के अंदर एक चेंजेस लाएगा जो कि वांगजी को एक अलग ही पर्सन बनाएगा। और यहाँ पर कुरैन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। कुरैन बोलता ठीक है, जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन इन रूल्स को कभी मत भूलना, कभी भी उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई ठास आस मत पहुँचने देना। जिस दिन तुमने ऐसे कर दिया ना वांगजी, तो उस दिन भूल जाना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वांगजी बोलता है फ़िक्र मत कीजिए, मैं उसको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा। ये कुछ बातें कर देते हैं। तनु कुरैन बोलता है तो ठीक है, तुम सो जाओ, कल तुम्हारा मैजिक है। वांगजी बोलता है नोट करता है, उसके बाद कुरैन चला जाता है सोने के लिए।
ऑल्दो वांग जी को नहीं पता था कि विंग कैसा दिखता है, कौन सा पर्सन है, लेकिन वांग जी को ना विंग को लेकर इंटरेस्ट था, क्योंकि जब वांग जी ने सुना कि विंग ने क्या प्रस्ताव रखा है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जो पर्सन है वो उसे बिल्कुल भी डरता नहीं है, क्योंकि वांग जी लैन वांग जी के सामने, जो कि वांग अम्पायर का इतना बड़ा तगड़ा कोल्ड क्रूल पर्सन है जिसकी सामने लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, उसने लैन वांग जी के सामने इतने सारे प्रस्ताव रख दिए कि यहाँ पर उसे फ्रीडम चाहिए और साथ साथ वो किसी का बात नहीं सुनेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वांग जी के दिल में उसके लिए एक छवि लग गई थी और एक इंटरेस्ट जगा के रख दिया था कि यहाँ पर ये पर्सन अलग है, वो वांग जी से डरता नहीं है और वांग जी को कुछ ऐसी पर्सन पर्सन सॉरी पर्सन पर्सन है। ऑल्दो वांग जी नहीं जानता कि वो होने वाला कैसा होगा, फ्रेजाइल सा होगा, ताकतवर होगा, ये सारी चीज़ें, बट वांग जी जानता था कहीं ना कहीं उसने एक अपनी कुछ बातों से वांग जी का एक मतलब दिल में एक घर पहले से ही पैदा कर दिया था। और बस वांग जी अपनी तलवार को साफ करते हुए सोच रहा था, विंग कैसे हो तुम विंग, देखना पड़ेगा कि तुम इतनी जल्दी ब्रेक होते हो या फिर मुझे कुछ और कष्ट करना पड़ेगा तुम्हें ब्रेक करने का। लेकिन वांग जी ने ये नहीं चाहता था कि फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है उसके साथ में। ऐसी कुछ सोच के कश्मकश से हमारे यहीं से उनकी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीन होता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आज विंग और वांग जी का शादी था। वांग जी जो उसकी जितनी भी पलटन थी वो यहाँ पर हमारे वेक लैंड के सदस्य से अंदर घुस गई थी। जैसे सदस्य वो अंदर घुसी, उनका हमारी जो फूलों से वेलकम कर दिया गया था, सिपाहियों के रूप में नहीं, जितने भी जो लोग थे ना विलेज के जो कि वीक लैंड के अंदर आते थे, उन सभी ने स्वागत किया वांग जी का, क्योंकि वो विंग को दिल से प्यार करते थे। एंड यहाँ पर विंग के होने वाले हस्बैंड का रिस्पेक्ट उनके रिस्पेक्ट से बराबर होता है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने उन पे ऊपर फूल बरसाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लोग भी इतने करोड़ों के लोग में थे ना, बाई गॉड बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे उन्होंने एंट्री करी ना, लोगों ने लाइन लगा के रखी थी उनके लिए, फ्लावर के जो पात थे वो सभी लगा के रखे हुए थे, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करते थे। एंड यहाँ पर जब वांग जी ये देखता है ना तो उसकी आंखें एकदम मतलब थोड़ी शॉक में थी, लेकिन वो इमोशन को ये नहीं दिखाता और इसे समझ नहीं आता कि लोग इस तरीके से क्यों क्यों खड़े हैं, उसने कभी ऐसा नहीं देखा। और ये सारी चीज़ें वांग जी थोड़ा मतलब घुड़ में बैठा हुआ था, उसका जो उसका फेस जो था ना, अभी भी वांग जी ने मास्क पहन रखा था और वो नॉर्मल से कपड़े में आया था, ये नहीं कि वो शादी के कपड़े में आया होगा। वांग जी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, फॉर्मेलिटी, और सारे जो लोग थे ना वो बस विंग के होने वाले जो हस्बैंड थे उसका बस एक चीज़ें देखना चाहते थे कि उनके जो प्रीशियस विंग है, उनका राजकुमार है जिन्हें वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका होने वाला हस्बैंड कैसा है, क्या उसके काबिल है या नहीं है। और कुरैन नहीं जानता था। विंग जब अपने घोड़े में वांग जी जा रहा था तो वो सारे लोग ना उसके ऊपर जो गुलाब की पंक्तियाँ फेंक रहे थे और ये सारी चीज़ें, तो वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था। वांग जी अपने अंकल को देखते हैं, वो बोलता है ये क्या बकवास है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वांग जी भी हमारा कुरैन स्माइल करता है, वो बोलता है इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, प्यार। ये सारे लोग तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पास्टर विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए आए हैं। ऑल्दो वो अपने मन से तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी विंग से प्यार करते हैं और उसे अपना बेटा जैसा समझते हैं। तो इस ऑब्वियस सी बात है, बेटे की शादी है तो माँ बाप तो आएंगे ही ना। तो वांग जी मतलब क्या कहते हैं, अपने अंकल की तरफ देखता है, वो बोलता ये तो राज्य है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो हंसता है, वो बोलता है तुम्हारे लिए राज्य है लेकिन उनके लिए ये उसका परिवार है। विंग के लिए हर वो औरत जो बूढ़ी है वो उसकी माँ है, हर वो आदमी जो बूढ़ा है वो उसका बाप है, और हर वो बच्चा जो उसका साथ देता है वो उसका भाई है, और वो हर यंग लड़की उसकी बहन है। तो इसी वजह से सारे के सारे अपने बेटे की शादी के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम्हारा इंतज़ार, तुम्हारा इकबाल जो भी कहते हैं ना यार, क्या कहते हैं वो, वेलकम करने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। और क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें, वांग जी जब सुनता है ना तो उसे यकीन नहीं होता है कि सारा का सारा राज्य सिर्फ एक छोटे से राजकुमार के लिए और उनकी शादी के लिए इतना कुछ करने आया है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऑल्दो वांग जी के मुंह में कोई फेस में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी बार विंग का कैरेक्टर वांग जी को स्ट्राइक कर गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। मतलब जो लोग वांग जी के सामने मतलब तलवार के दम पे झुका करते थे, वो विंग के कुछ प्यार में झुक गए, जो कि हर कोई झुका हुआ था वांग जी के सामने, उसे ये चीज़ यकीन नहीं हुआ। और कुरैन ये जानता था कि प्यार का जो
होता है ना, पावर बहुत ज़्यादा होता है, और किस तरीके से जो लोग थे ना, वो बिना किसी तलवार के वार से नहीं, सिर्फ विंग के प्यार के लिए झुक गए थे। और ये चीज़ ना कहीं वांग जी के जो आने वाला फ्यूचर था उसे चेंज करने वाला था। एंड कुरैन बस ये सोच रहा था कि आगे क्या होगा जब वांग जी और विंग का मुलाकात होगा। क्या सच में वांग जी के उन सारी चीज़ों को चेंज करेगा, या फिर कुछ और ही एक दास्तान लिख दी जाएगी। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है। पहले मैं इतना सोच नहीं रही थी कि इतनी लंबी होगी, लेकिन स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। इस वजह से ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो रिकॉर्डिंग में इसे ख़त्म कर दूँ। सो ऑल्दो मैं इसे कंप्लीट करूँगी पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अभी वांग जी और विंग की कुछ अलग ही स्टोरी रखी गई है। और अगले पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से और क्या क्या आगे रखा हुआ है किंगडम के लोगों के थ्रू वांग जी के लिए, और क्या क्या स्वागत होने वाला है वांग जी को। जो कि वांग जी की जो थिंकिंग है ना, कि सिर्फ तलवार के दम पे ही हर चीज़ को जीता जा सकता है, वो चेंज होगी, या फिर विंग उसकी ज़िंदगी में कुछ और ही एहसास कर देगा। ये तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हेल्दी रहिएगा, और देखते रहिएगा वांगशन, और हमेशा वांगशन को फॉलो करती रहिएगा। तब तक के लिए अलविदा देते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।